स्टार्ट करें बच्चों। ओके, तो हमने देख लिया बेटा कि अगर वाटर इमेज है और मिरर इमेज है तो हम किस तरह से रियल टाइम या इमेज टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? बोलो। चलें, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारे रिवीजन का नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? हमारी है रॉन्ग क्लॉक को लेकर के कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट है आपका बेटा रॉन्ग क्लॉक और करेक्ट क्लॉक। मैंने आपको पढ़ाया था कि रॉन्ग क्लॉक और करेक्ट क्लॉक पर लेकर के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो 4 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बोल सकते हैं बेटा रॉन्ग क्लॉक का टाइम बताओ। दूसरा करेक्ट टाइम पूछ सकते हैं बेटा, वो करेक्ट टाइम 1 क्लॉक 2 क्लॉक या फिर सेम क्लॉक का हो सकता है, उसको लेकर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि वो क्लॉक कब वापस से करेक्ट टाइम दिखाएगी। इसको लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम ले रहे हैं सबसे पहला तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन रॉन्ग क्लॉक टाइम। आपसे गलत टाइम पूछेंगे कि बताओ गलत क्लॉक का टाइम क्या रहा होगा। हमको पता है क्लॉक कब रॉन्ग टाइम दिखाएगी, जब वो या तो स्लो हो या फिर क्या हो, फटाफट बोलो, फास्ट हो। अगर क्लॉक स्लो है तो क्लॉक का टाइम कम होगा और अगर क्लॉक फास्ट हुई तो क्लॉक का टाइम रियल टाइम से ज्यादा होगा। कैसे कैलकुलेशंस करेंगे इस टाइम को, रॉन्ग क्लॉक टाइम को? जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, क्लॉक मूव 5 मिनट्स फास्ट। एक क्लॉक जो है वो 5 मिनट फास्ट है। 5 मिनट कितने देर में फास्ट हो जाती है? बोल रहे हैं ईच 1 आवर्स, 1 घंटे में 5 मिनट फास्ट हो जाती है। मतलब अगर रियल टाइम में अगर 1 बज रहा होता है करेक्ट क्लॉक में, तो हमारी जो रॉन्ग क्लॉक है उसमें टाइम हो जाता है 1:05 हो जाता है क्लॉक का टाइम। अगर हमारी रॉन्ग क्लॉक की बात की जाए तो ये क्लॉक हमारी क्या कहलानी? फटाफट बोलो, फास्ट कहलानी। तो अगर हमारी रियल टाइम में क्लॉक में कुछ कम बज रहा होगा तो रॉन्ग क्लॉक कुछ ज्यादा बजाएगी। इसको लेकर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप देखें जरा क्वेश्चन क्या है, आगे देखें। क्वेश्चन सेइंग कि अगर क्लॉक को सेट किया गया है मंडे को सुबह 8 बजे, ठीक है, दोनों क्लॉक, करेक्ट क्लॉक जो आपकी करेक्ट क्लॉक है वो और रॉन्ग क्लॉक जो है वो, दोनों को सुबह 8 बजे सेट किया गया। आपसे बोल रहे हैं व्हाट द टाइम विल बी शोन आफ्टर 6 आवर्स इन द क्लॉक। आपको बताना है इस गलत क्लॉक में 6 घंटे बाद कितना बज रहा होगा। करेक्ट क्लॉक में बताओ पहले तो 6 घंटे बाद कितना बज रहा होगा। 6 आवर्स के बाद करेक्ट क्लॉक का टाइम कितना चल रहा होगा, जल्दी से बोलें। बिल्कुल मेरे बच्चों 2 PM हो रहा होगा। ये आपका आंसर करेक्ट क्लॉक का है। लेकिन हमारी जो हमारी रॉन्ग क्लॉक है उसमें 6 घंटे ही नहीं, हर 1 घंटे में 5 मिनट ज्यादा बढ़ जाती है। तो बताओ 6 घंटे में कितने मिनट ज्यादा बढ़ गई होगी? 6 घंटे के अलावा कुछ मिनट्स भी जोड़ना पड़ेंगे। जल्दी से बोलो कितने? तो बताओ बेटा टाइम कितना बज रहा होगा उस रॉन्ग क्लॉक के अंदर? सारे बच्चे बताएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, निकालते बनेगा। मेरे को बच्चों बताओ क्या इसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी? नहीं, इट इज वेरी इजी, विदाउट कैलकुलेटर आप सॉल्व कर सकते हो। स्लो क्लॉक का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे? सारे बच्चे बताएं। अगर स्लो क्लॉक का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे? प्लस या माइनस करेंगे? जल्दी से बताएं। माइनस करेंगे। स्लो क्लॉक के क्वेश्चन में हमको क्या करना रहेगा? माइनस। बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं कि हर एक क्लॉक जो है 5 मिनट स्लो हो जाती है हर 1 घंटे में, ठीक है। बोल रहे हैं इफ द क्लॉक सेट ऑन मंडे 8 AM, करेक्ट क्लॉक 8 AM मंडे को सेट की गई, रॉन्ग क्लॉक भी 8 AM पर ही सेट की गई। आफ्टर 6 आवर्स में पूछ रहे हैं, बताओ बेटा यहां पर 6
तो प्लस हो जाएगा 6 आवर्स प्लस कर देंगे तो ये तो हो गया 2 PM। करेक्ट क्लॉक का टाइम तो 2 PM ही होगा। लेकिन यहां बताओ 6 घंटे जोड़ना है, लेकिन 6 घंटे में ये क्लॉक कुछ स्लो भी हो रही है तो माइनस करना पड़ेगा। कितने मिनट माइनस कर दूं, फटाफट बोलो। 30 मिनट्स माइनस कर देंगे तो टाइम यहां कितना आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1:30 PM। क्या ये हमने निकालना सीखा था, बोलो। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन करेक्ट टाइम पूछ सकते हैं आप कि उस क्लॉक ने करेक्ट टाइम कब दिखाया होगा। तो मैंने आपसे बोला था जब उसके 12 आवर्स कवर हो जाते हैं बेटा तो वो एक बार वापस से करेक्ट टाइम दिखाती है। मैंने आपसे बोला था उसको लॉजिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक फॉर्मूला याद कर लो तो उससे भी आंसर्स आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन इज सेइंग अ क्लॉक मूव 25 मिनट फास्ट इन 1 आवर्स। 25 मिनट फास्ट हो जाती है कितने आवर्स में, फटाफट बोलो। 1 आवर्स में 25 मिनट फास्ट हो रही है। क्लॉक को सेट किया गया है मंडे को 8 बजे सुबह। अब दोबारा ये क्लॉक कब करेक्ट टाइम दिखाएगी, कितने घंटे बाद दिखाएगी, तो फटाफट इसको कैलकुलेट करने का तरीका आर से बेटा 1 आवर्स में 25 मिनट्स इंटू 720 कर दें। बताएं बच्चों, इसको डिवाइड कर लें, कैलकुलेट कर लें, आंसर आ जाएगा। बोलो, सॉल्व करो जल्दी से। 720 डिवाइड बाय 25 28.80। सबको पता है बेटा 28 तो आ गए आपके क्या, फटाफट बोलो 28 क्या हो गए, जल्दी से बताओ। आवर्स हो गए कि नहीं। 0.8 दे रखा है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 0.8 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, जल्दी से बताओ। 60 से। तो कितने मिनट बोलो, 48। तो 48 मिनट्स के बाद एक क्लॉक जो है वापस से करेक्ट टाइम दिखाएगी। क्यों, क्योंकि वो कवर कर लेगी टोटल 12 आवर्स। सारे बच्चे बताएं, अगर इसको सुबह 8 बजे 8 AM मंडे को सेट किया गया था तो हमको 28 चाहिए। तो सारे बच्चे बताएं दूसरे दिन 8 AM ट्यूसडे को कितना हो गया, सारे बच्चे बताएं ट्यूसडे को कितने। 24 आवर्स तो ये हो गए। अब मेरे को 4 घंटे और जोड़ना है तो 4 और जोड़ देते हैं। 8 में 4 और जोड़ दें, कितना हो गया, फटाफट बोलो। 12:48 PM पर इस वॉच ने वापस से क्या बताया होगा, सारे बच्चे बताएं। करेक्ट टाइम बताया होगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्या ये निकालते बनेगा, बोलो। ये भी हो सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें क्लॉक स्लो और फास्ट दोनों हो। क्लियर, बोलो। जैसे दिया है 1 क्लॉक एक्सेलरेट 10 मिनट्स इन 1 आवर्स, 10 मिनट फास्ट चल रही है 1 घंटे में, और एक दूसरी क्लॉक है वो 10 मिनट स्लो हो रही है हर 1 घंटे में। बोलो, हेलो। तो एक क्लॉक स्लो चल रही, एक फास्ट चल रही है। इनको बेस बना के आपसे पूछ सकते हैं कि करेक्ट टाइम क्या होगा अगर क्लॉक को सेट किया गया है 5 बजे ट्यूसडे को। तो आपको आंसर निकालना है। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर स्लो फास्ट का क्वेश्चन है तो प्लस करेंगे, दोनों क्लॉक फास्ट हैं तो माइनस, दोनों क्लॉक स्लो हैं तो माइनस। हमारा क्वेश्चन स्लो और फास्ट का है। बताओ बच्चों कैसे करेंगे। 1 आवर्स में बोला है तो आवर्स तो 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय m1 कितना है 10, m2 कितना है फटाफट बोलो। m2 भी कितना है 10, दोनों ही में 10-10 मिनट है। 10 मिनट स्लो 10 मिनट फास्ट, इनटू कितना कर दूं फटाफट बोलो। तो हमारे पास आंसर आ गया 70 कितना 36 आवर्स। 36 घंटे बाद क्लॉक करेक्ट टाइम दिखा देगी। सारे बच्चे बताएं सेट किया गया था 5 PM पर। बोलो, ट्यूसडे को सेट किया था, बोलो हाँ।
दूसरे दिन 24 घंटे निकल गए, फटाफट बोलो। 5 PM फिर से आ गया, दूसरे दिन 24 घंटे निकल गए। ट्यूसडे के बाद क्या आ गया, फटाफट बोलो। 5 PM वेडनेसडे आ गया, बोलो। 24 आवर्स तो ये कवर हो गए। अब बच गए 12 घंटे और। बताएं 5 PM में कितना और जोड़ दूं? तो सारे बच्चे बताएं कितने बजे और क्या, बोलो। 5 AM कौन सा दिन, जल्दी से बताएं। 5 AM कौन सा दिन? थर्सडे। क्या ये बात समझ में आई, बोलो। तो ये हमारा आंसर हो गया, निकालते बनेगा। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेम क्लॉक का स्लो और फास्ट हो सकता है कि पहले मेरी वॉच जो है वो गेन कर रही थी कितने घंटे, फटाफट बोलो। 2 मिनट्स, क्लियर, बोलो। फिर क्या आ गया बेटा, 4 मिनट 48 सेकेंड अहेड एट 2 PM, बोलो। तो ये दो क्वेश्चंस आ गए, पहले बिहाइंड दिया था, फिर क्या हो गया, हेड आ गया। मतलब एक स्लो एक फास्ट का क्वेश्चन ये भी बन गया, बोलो। सारे बच्चे बताएं स्लो और फास्ट है तो प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस। 2 PM पर आपसे बोला है फॉलोइंग संडे वॉज द करेक्ट टाइम, आपको करेक्ट टाइम बोला गया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले तो आपको टोटल आवर्स निकालना पड़ेंगे। क्या निकालना पड़ेंगे, फटाफट बोलो। टोटल आवर्स। टोटल आवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भाई क्लॉक कब सेट की गई थी, नून ऑन संडे, मतलब 12 बजे संडे को। और फिर जब फास्ट हुई तब क्या फास्ट हुई, फटाफट बोलो। 2 PM, वो भी 2 PM कब, फॉलोइंग संडे, संडे को। तो आपको 12 बजे के संडे से लेकर के 2 बजे संडे तक जाना है। सबसे पहले तो टोटल आवर्स कैलकुलेट करना है। सारे बच्चे मेरे को बताएंगे संडे से संडे 12 बजे से लेकर 12 बजे तक, अगर मैं यहां 2 बजे तक ना जाकर नेक्स्ट संडे के 12 बजे तक जाऊं तो मेरे बच्चों बताओ कितने घंटे हो गए, जल्दी से बताएं। 24 इंटू 7 डेज कितना आ गया, फटाफट बोलो। 2 घंटे एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि 2 बजे तक जाना है, तो +2 और जोड़ देते हैं। कितने आवर्स हो गए, फटाफट बोलो। 170 आवर्स हो गए। सबसे पहले तो टोटल आवर्स कैलकुलेट कर लो। फिर मैंने आपसे बोला था इस फॉर्मूले में वैल्यू फिट कर दो। सारे बच्चे बताएं, पहली वॉच जो है 2 मिनट थी, तो M1 मतलब 2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे M1 प्लस M2 कितना कर दूं, 2 प्लस, जल्दी से बताएं। M2 की वैल्यू 4 मिनट 48 सेकेंड है। 4 मिनट 48 सेकेंड को जल्दी से बताएं, 48 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताएं। 4.80। 48 को आप किससे डिवाइड कर दोगे, जल्दी से बताओ। तो ये मिनट बन जाएगा, आ गया, बोलो। इनटू टोटल आवर्स कर दो 170 से, मल्टीप्लाई, आंसर निकाल लो जल्दी से, कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो। 2 डिवाइड बाय 6.8 इंटू 170 कैलकुलेट करके जल्दी से आंसर बताएं कितना आ रहा है, बोले। सुनाई नहीं दिया मेरे को। 50 घंटे बाद ये करेक्ट टाइम दिखाएगी, बोलो। तो 50 घंटे हमको लेना है। सारे बच्चे बताएं, ये सेट हुई थी 12 नून संडे को। 50 घंटे जोड़ना है, इसमें 24 आवर्स जोड़ दो तो क्या हो गया, जल्दी से बताएं क्या आ गया। 12 नून मंडे आ गया, इसमें फिर से 24 जोड़ दो, 12 नून ट्यूसडे आ गया। सारे बच्चे बताएं आ गया कि नहीं। अब कितने घंटे और बच गए, 48 तो हो गए। सारे बच्चे बताएं कितने और जोड़ दें, 2 आवर्स और जोड़ दो। सारे बच्चे बताओ कितना हो जाएगा, ट्यूसडे 2 PM ट्यूसडे को ये करेक्ट टाइम दिखाएगी। आंसर मिल गया है, बिल्ला बताओ बच्चों क्या ये कैलकुलेशंस बनेगी, बोलो।
विदाउट लॉजिक मैंने आपसे ये 3 फॉर्मूले याद करने का बोला था, क्या ये तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए? बोलो। ये थे हमारे स्लो और फास्ट के क्वेश्चन। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो है बेटा क्लॉक स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब बजना। बोलो। तो मैंने बोला था नंबर ऑफ स्ट्राइक जो होती हैं वो गैप जो होते हैं वो एक कम होता है। जैसे 5 स्ट्राइक हैं तो गैप कितने होंगे? फटाफट बोलो। 4 होंगे। कैसे? मैंने बोला था आपकी वॉच 5 बार बजी, 1 2 3 4 और 5, ये आपकी स्ट्राइक हुई। 5 बार अलार्म बजा, तो एक अलार्म और दूसरे अलार्म के बीच में अगर हम गैप देखें तो एक गैप यहां आ रहा है, एक गैप यहां आ रहा है, एक गैप यहां आ रहा है और एक गैप ही आ रहा है। सारे बच्चे बताएं क्लॉक 5 बार बजी लेकिन गैप कितने आए? फटाफट बोलो। 4 गैप्स आए। तो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था कि नंबर ऑफ स्ट्राइक इक्वल टू n-1 गैप। बोलो। हेलो, क्या ये फॉर्मूला दिया था आपको? बस अब इस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्या पूछेंगे? बोलेंगे अ क्लॉक टेक 24 सेकेंड टू स्ट्राइक 5, हाउ लॉन्ग विल वी टेक द 10 स्ट्राइक? कैसे निकालेंगे बताएं बेटा? 5 स्ट्राइक इक्वल टू 24 सेकेंड। बोलो। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गैप इक्वल टू 24 सेकेंड। तो 1 गैप इक्वल टू 6 सेकेंड। 4 से डिवाइड हो जाएगा। बोलो। आपसे 10 स्ट्राइक पूछा है तो 10 स्ट्राइक का मतलब बताओ, सारे बच्चे बताएं। 10 स्ट्राइक मतलब 9 गैप। तो सारे बच्चे बताएं 9 गैप मल्टीप्लाई बाय, एक गैप कितने का होता है? फटाफट बोलो। 6 सेकेंड का मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ गया? बोले 54। तो 10 स्ट्राइक इक्वल टू कितने सेकेंड हो गया? फटाफट बोलो। 54 सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। काम खत्म। क्या ये निकालते बनेगा? बोलो। ये थे हमारे स्ट्राइक वाले क्वेश्चंस। एक और लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन याद होगा बच्चों को, मैंने आपको डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि वो डायरेक्शन पूछ सकते हैं। सर डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या थे? सारे बच्चे बताएंगे। डायरेक्शन मतलब क्वेश्चन बोल रहा है 10:30 पर मिनट्स एंड पॉइंट्स टूवर्ड द साउथ। 10:30। तो भाई पहले तो ये आर साइन हो गया, ये आपका मिनट साइन हो गया। दैट इज अ मिनट साइन। ये आपका मिनट साइन है। बोलो क्या है? फटाफट बोलो। मिनट साइन। और ये क्या है? फटाफट बोलो। आर साइन। सारे बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि मिनट साइन जो है वो साउथ में है। मैंने आपको बोला था आप न्यूज की स्पेलिंग याद कर लो। ये क्या है? नॉर्थ। ये क्या आएगा? इधर क्या रहेगा? तो आपसे पूछेंगे कि आर सेंट कहां पर है, तो बताएं आर सेंट कहां पर है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। क्या ये समझ में आया? बोलो। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये था मेरे बच्चों क्लॉक का चैप्टर। अब मेरे बच्चों जल्दी से बताएं क्या क्लॉक में अब कोई दिक्कत? बोलो। बस इतने तरह के क्वेश्चन जनरली क्लॉक में बनेंगे। मोस्ट ऑफ द चांसेस क्लॉक के अंदर स्लो और फास्ट वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस कम रहेंगे। वो क्यों? क्योंकि उसमें कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ती है। लेकिन स्लो और फास्ट में वो वाले कैलकुलेशंस आ सकते हैं जिसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ती। बोलो। वो तो पूछ सकते हैं कि नहीं? तो 2 क्लॉक का नहीं पूछेंगे लेकिन सिंगल क्लॉक वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए याद रखना, रॉन्ग क्लॉक का टाइम पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं। ये कि h/m × 720 वाला क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो सकता है जिसमें राउंड फिगर का क्वेश्चन आएगा। क्या ये करते बनेगा? बोलो। तो ये थे बेटा हमारे क्लॉक को लेकर के क्वेश्चंस। आई थिंक सबको क्लियर हो गए होंगे।
ये था हमारा टॉपिक क्लॉक और कैलेंडर, फर्स्ट और थर्ड। अब आ जाते हैं हम सेकंड टॉपिक पर। वो है हमारा कौन सा, फटाफट बोलो। हम स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे। आप स्टडी मटेरियल खोल के देख सकते हैं ताकि हमको लगे कि हमारे सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। क्लियर? तो सेकंड टॉपिक पर आ रहे हैं हम हमारे कॉसेस एंड इफेक्ट। कॉसेस एंड इफेक्ट का मतलब सारे बच्चों को पता है। कॉस का मतलब होता है समथिंग हैपेंड। बोलो, कुछ हुआ और कुछ होने के कारण उसका कुछ प्रभाव पड़ा, उसका कुछ इफेक्ट पड़ा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चों जल्दी से बताओ, आप CSET में पास हो गए तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जल्दी बताएं, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? सर एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे, ठीक है, मान गए एग्जीक्यूटिव में, लेकिन उससे भी पहले क्या हमारा परिवार और हम लोग खुश होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। बिल्कुल, पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे, ये उसका इफेक्ट हो गया। बिल्कुल मेरे बच्चों समझ में आ गया होगा। बोलो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहां पर लिया था कि मेरी आइसक्रीम पिघल गई, ये क्या है? ये रिजल्ट है। रिजल्ट हमेशा ही किसी कॉज के कारण होता है, तो रिजल्ट को मैंने बोला था आप इफेक्ट बोलोगे। अगर रिजल्ट दिख रहा है तो वो एक इफेक्ट है। उसका रीजन क्या रहा होगा? द सन वॉज हॉट, क्योंकि सन कैसा था? गर्म था। इसके कारण से क्या हुआ? फटाफट बोलो, आइसक्रीम पिघल गई। तो ध्यान रखना, जब भी कोई रिजल्ट बताया जा रहा है कि ऐसा हुआ, तो समझ जाओ कि वो एक इफेक्ट है। उसका लॉजिक क्या रहा होगा, वो क्यों हुआ होगा, वहां तक पहुंच जाओ तो वो उसका क्या कहलाएगा? कॉज कहलाएगा। क्या ये समझ में आ गया था? बोलो। जब भी ये क्वेश्चंस आएंगे तो आपको दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं। एक स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है कॉसेस को और दूसरा स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है उसके इफेक्ट को। आपको खोजना रहता है कि इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा वाला कॉज है और कौन सा वाला इफेक्ट है। खाली आपको ये डिटरमाइन करना रहता है। और जब आप ये डिटरमाइन करते हो तो आपके पास 5 तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ ऑप्शंस इन अवेलेबल। आपके पास 5 तरह के क्वेश्चंस में आपको पॉइंट दिए रहेंगे, 5 या 4 जो भी एग्जाम में दिए हो। जनरली हमारे एग्जाम में 4 होंगे, बट ये 4 इन 5 में से होंगे। क्या क्या हो सकता है? ऑप्शन हो सकता है पहला कि स्टेटमेंट 1 इज द कॉज और स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट। मतलब क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट 1 हमारा कॉज है और स्टेटमेंट 2 जो है वो उसका इफेक्ट है। ये हो सकता है। इसका उल्टा हो सकता है, स्टेटमेंट 1 हमारा इफेक्ट हो और स्टेटमेंट 2 हमारा क्या हो? फटाफट बोलो, कॉज हो। ये भी हो सकता है। ऐसा क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि नहीं? बोलो। तो अगर हमारा स्टेटमेंट 1 कॉस है और स्टेटमेंट 2 इफेक्ट है तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट पर टिक लगा के आएंगे हम। अगर स्टेटमेंट 2 कॉस है और स्टेटमेंट 1 उसका इफेक्ट है तो हमारा आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि स्टेटमेंट 1 भी कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, स्टेटमेंट 2 भी क्या हो? फटाफट बोलो, कॉस ही हो। दोनों ही कॉसेस हैं, मतलब इस क्वेश्चन में कोई इफेक्ट था ही नहीं। क्लियर? बोलो। हेलो। दोनों ही कॉसेस हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही स्टेटमेंट इफेक्ट हो, मतलब S1 भी इफेक्ट है और S2 भी इफेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट इफेक्ट हो सकते हैं मेरे बच्चों। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोनों ही इफेक्ट है तो आंसर होगा हमारा, अगर दोनों ही इफेक्ट है तो आंसर हमारा होगा डी या ई। अब डी कब और ई कब? अगर ये दोनों इफेक्ट एक कॉमन कॉज के हुए, एक कॉमन कॉज के हुए, कॉज इज कॉमन, दोनों इफेक्ट कॉमन कॉज के हुए तो फिर आंसर होगा ई। लेकिन अगर दोनों इफेक्ट
अलग अलग कॉसेस के हैं, इंडिपेंडेंट कॉसेस के, मतलब ये इफेक्ट किसी दूसरे कॉज के कारण है और ये इफेक्ट किसी दूसरे कारण है, दोनों के इफेक्ट और दोनों के कारण अलग अलग है, तो आंसर होगा डी। इस तरीके से बेटा हमको आंसर्स कैलकुलेट करना पड़ेंगे। तो चलो इन सब के एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर ही है, उसी पर बेस्ड हमारे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे स्टेटमेंट 1 फर्स्ट ले रहा हूं मैं। जैसे क्वेश्चन यहां बोल रहा है कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया था क्योंकि कोई अनलॉफुल गैदरिंग हुई थी। इसके लिए जो वहां के सिटीजन थे उन्होंने स्ट्राइक कर दिया पुलिस के अगेंस्ट। अब सारे बच्चे मेरे को इसमें बताएं कि कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, सबको दिख रहा है। सारे बच्चे जल्दी से बताएं कि भाई प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं पुलिस के अगेंस्ट, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनने क्या किया था, जल्दी से बताएं। लाठी चार्ज किया था पब्लिक के ऊपर, इसलिए बेटा पब्लिक स्ट्राइक पर चली गई। बोलो, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉज, और ये हमारा क्या हो गया, उसका इफेक्ट हो गया। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कॉज है, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा इफेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ, ए। सेकेंड दिया है यहां पर, देखें एग्जाम्पल सेकेंड में ले रहा हूं यहां पर। सेकेंड एग्जाम्पल में यहां पर दिया है कि वेजिटेबल की प्राइस जो है वो कंसिडरेबल इंक्रीज हो गई है समर सीजन के अंदर। क्यों इंक्रीज हो गई है, उसका कॉज अब नीचे दिया है। बोल रहे हैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो है वो क्रॉप जो है वो खराब हो गई थी। सारे बच्चे बताएं, अगर क्रॉप खराब होगी तो प्राइस बढ़ेंगी कि नहीं। तो ये रिजल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई क्रॉप खराब हुई इसलिए प्राइस बढ़ गई। तो रिजल्ट हमारा इफेक्ट हो गया और ये उसका कॉज हो गया। बताएं बेटा, सेकंड स्टेटमेंट इज कॉज एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज इफेक्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, फटाफट बोलो, बी। समझ में आया, बोलो। फिर एक क्वेश्चन यहां देखें, थर्ड स्टेटमेंट का पॉइंट दिया है। बोल रहे हैं यहां पर कि कोई वाटरबॉर्न डिसीजेज जो थी वो रेनिंग सीजन के अंदर रिडक्शन आया है, कमी आई है उनमें। क्लियर, बोलो, हेलो। वाटरबॉर्न डिसीजेज में कमी आई है किसी सिटी ए के अंदर ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन। एक बात ये बोली गई। दूसरी बात बोल रहे हैं गवर्नमेंट ने एक न्यू हॉस्पिटल खोली है सिटी ए के अंदर बिगनिंग ऑफ द ईयर में। सारे बच्चे मेरे को बताएं, क्या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही हॉस्पिटल खुल गई, रेनिंग सीजन तो बाद में आया होगा। सारे बच्चे मेरे को बताओ, क्या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है, बोलो। तो ये दोनों ही क्या हैं, जल्दी से बताएं, ये दोनों ही क्या हैं, कोई कॉसेस हो गए, बोलो। इनके रिजल्ट नहीं दिए हैं, बताएं बेटा ये कॉसेस हो गए दोनों के दोनों। तो फटाफट मेरे को बताओ आंसर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, सी। क्लियर, बोलो, इंडिपेंडेंट कॉज। जी बच्चे, इतना क्लियर हुआ, पहले एग्जाम्पल क्लियर है, बोलो। मैंने आपसे बोला था शॉर्टकट क्या है, यहां पर मैंने आपसे बोला था सो लगा करके दोनों स्टेटमेंट को पढ़ लो, बीच में आप क्या लगा लो, फटाफट बोलो, सो। पहले ये पढ़ लो फिर ये पढ़ लो। अगर आपका स्टेटमेंट सेंटेंस प्रॉपर बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं, कौन सी वाली चीज कॉज कहलाएगी, कौन सा वाला इफेक्ट कहलाएगा। पहला स्टेटमेंट जो होगा, पहले वाला क्या हो जाएगा, कॉज, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, उसका इफेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, ये मैंने आपको एक पॉइंट बताया था और साथ ही साथ मैंने बोलता रिजल्ट अगर दिख रहा है तो वो इफेक्ट होगा। क्लियर, बोलो। सेकेंड यहां पर देखें, एक और दिया है, बोल रहे हैं द परफॉर्मेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन फाइनल एग्जाम ऑफ 10th
इन द गवर्नमेंट वॉज एक्सलेंट। 10th के बच्चों के एग्जाम, फाइनल एग्जाम का जो परफॉर्मेंस है वो एक्सलेंट रहा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर? बोलो। आगे बोल रहे हैं मेनी टीचर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल लेफ्ट द स्कूल फॉर ज्वाइनिंग प्राइवेट स्कूल। और अब बोल रहे हैं यहां पर क्या हुआ है, जल्दी से बताएं। अब देखें, दोनों ही रिजल्ट बता रहे हैं, ये भी इफेक्ट है, ये भी इफेक्ट है। लेकिन क्या ये किसी कॉमन कॉज के कारण हो रहा होगा कि भाई 10th का रिजल्ट आया इसके कारण से बताएं बेटा प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं? बोलो। नहीं, ये कोई कॉमन इफेक्ट नहीं रहा होगा। कॉसेस दोनों के अलग अलग रहे होंगे। बोलो। यहां पढ़ाई अच्छी की होगी इसलिए सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा। यहां गवर्नमेंट स्कूल में फैसिलिटी अच्छी नहीं मिल रही होंगी इसलिए लोग रेजिग्नेशन देकर के प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर रहे होंगे। बोलो। दोनों के कॉसेस क्या हैं? फटाफट बोलो। डिफरेंट हैं, तो कॉसेस आर डिफरेंट बट बोथ आर इफेक्ट, तो आंसर क्या होगा? फटाफट बोलो। डी। इधर देखें, कॉमन कॉसेस एक और दिया हुआ है। बोल रहे हैं द पुलिस अथॉरिटी रिसेंटली कैच द ग्रुप ऑफ हाउस ब्रेकर। ताला तोड़ने वालों कुछ ग्रुप को क्या किया है? फटाफट बोलो। पुलिस ने, अथॉरिटी ने पकड़ा है, चोरों को पकड़ा है। क्लियर? बोलो। सिटीजन ग्रुप जो लोकल होते हैं बेटा, उन्होंने भी नाइट में क्या करना चालू कर दिया है? नाइट में अपने एरिया में क्या करना चालू कर दिया है? जागते रहो बोलना चालू कर दिया है। बोलो। अरे हाँ है ना? तो सारे बच्चे बताओ, इन दोनों का कॉस्ट तो एक ही रहा होगा। ये भी एक तरह का इफेक्ट है, रिजल्ट है, और ये भी इफेक्ट है क्योंकि चोरियां हो रही होंगी उस एरिया के अंदर। बोलो। हेलो। तो कॉस्ट आर कॉमन बट उसके दो इफेक्ट पड़ रहे हैं। पुलिस अथॉरिटी भी अपना काम कर रही है और लोकल एरिया वाले भी अपना कुछ काम कर रहे हैं, दोनों ही इफेक्ट हैं कॉमन कॉज के। तो आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बोलो। ई। तो इतने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या ये सबको क्लियर हो गया बेटा ये टॉपिक? बोलो। तो मैंने आपको एग्जाम्पल पांचों ले दिए हैं और इतना आपके लिए सफिशिएंट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो आपके स्टडी मटेरियल के। बोलो। चलें, इसके बाद आ जाते हैं हमारे टॉपिक 4 पर। सर 3 कहां गायब हो गया? हमने पढ़ा 1 और 3 कैलेंडर और क्लॉक था। 2 हमारा टॉपिक कौन सा हो गया? फटाफट बोलो। कॉसेस एंड इफेक्ट। टॉपिक नंबर 4 कोडिंग और डिकोडिंग। सर इस टॉपिक में क्या होगा? इस टॉपिक के अंदर तो बेटा मैंने आपसे बोला था ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अथाह टॉपिक है। इसके अंदर जितना पढ़ो उतना कम है। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के अंदर। लेकिन चूंकि आपको कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं है इसलिए क्वेश्चंस भी बहुत इजी पूछे जाएंगे। इसलिए आप इजी क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करेंगे जो आपकी स्टडी मटेरियल और ई बुलेटिन के अंदर दिए हुए हैं। बोलो। क्लियर? चलें, हम बात करते हैं सबसे पहले कोडिंग और डिकोडिंग की। कोडेड का मतलब क्या होता है? मैंने बोला था नॉन मीनिंगफुल वर्ड, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। एक ऐसा वर्ड जिसका कोई मीनिंग नहीं है उसको हम बोलेंगे, फटाफट बोलो, कोडेड वर्ड। डिकोडिंग क्या होगी? कोडेड वर्ड को एक मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करना क्या कहलाती है? फटाफट बोलो। डिकोडिंग करना कहलाती है, हमने पढ़ा था। कोडिंग डिकोडिंग बेटा अल्फा न्यूमेरिक वर्ड यूज करके की जा सकती है। कोडिंग करने के लिए हमको अल्फाबेट का न्यूमेरिक वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है, बैकवर्ड ऑर्डर में भी और फॉरवर्ड ऑर्डर में। मैंने आपसे बोला था हम सबसे पहले फॉरवर्ड ऑर्डर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फॉरवर्ड ऑर्डर की वैल्यू ए से लेकर के जेड तक हमको पता है 1 से लेकर 26 होगी, लेकिन वैल्यू वापस से चालू हो सकती है, 27, 28, 29 भी हो सकती है। क्लियर? बैकवर्ड ऑर्डर में हम 1 वैल्यू किसको देंगे? बैकवर्ड ऑर्डर में हम 1 वैल्यू किसको देंगे? जेड को। और 26 किसको देंगे? फटाफट बोलो। ए को। तो बैकवर्ड वैल्यू भी हो सकती है। सबसे पहले अगर मेरे को वैल्यू निकालना है तो बेटा मैंने आपसे बोला था आप केवल फॉरवर्ड वैल्यू याद रख लो, बैकवर्ड वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज वेरी वेरी इजी। 27 में से फॉरवर्ड वैल्यू माइनस कर देना तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल पी की वैल्यू कितनी है? फटाफट बोलो।
16। ये कौन सी फॉरवर्ड वैल्यू है, मतलब हम जहां कहां से जा रहे हैं, लेफ्ट से कहां जा रहे हैं, राइट पर। अगर मेरे को राइट टू लेफ्ट निकालना है तो कैसे निकालना है, मैंने बोला था 27 में से ये वाली वैल्यू घटा दो, क्या ये 11 आ गई, बोलो, तो ये वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी। तो कौन सी वैल्यू याद रख लें तो हमारा काम हो जाएगा, जल्दी से बताएं, फॉरवर्ड वैल्यू। इसके अलावा मैंने आपसे बोला था आपके अल्फाबेट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 13 फर्स्ट 13 लेटर होंगे आपके एम से एन वाले, नेक्स्ट 13 लेटर आपके होंगे एन से जेड वाले। तो ये दो डिवीजन भी आपको याद रखना है। अब इनकी वैल्यू कैसे याद रखें, तो मैंने आपसे बोला था बच्चों देखो, याद रखने के लिए आप दो बातें याद रख लो। एक तो बेटा ये वैल्यू तो सबको याद होती है, इसको याद करने की किसी को जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलूं 1 किसकी वैल्यू है तो हर एक बच्चा बोल देगा ए की वैल्यू है, 2 किसकी वैल्यू है तो बच्चा बोल देगा बी, 3 किसकी वैल्यू है सी, 4 किसकी वैल्यू है डी, ये तो याद हो जाती। मैंने आपसे बोला था ये कि ये याद कर लो ई ज्योति, तो ये 5 के टेबल में मल्टीपल याद हो जाएगा, ई की वैल्यू 5, जे की वैल्यू 10, ओ की वैल्यू 15, टी की वैल्यू 20 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। बोलो। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्स वाई जेड की, तो एक्स वाई जेड की भी वैल्यू सबको याद होती है, 24, 25, 26, तो लगभग ये वैल्यूज याद होती। बट इनसे भी अच्छा एक तरीका मैंने आपसे बोला था कि आपको बेटा ये 4 वैल्यू तो याद है, 3 ये वैल्यू याद है, बाकी लेटर को देख करके हम उनकी वैल्यू बना सकते हैं। सर कैसे, जैसे एफ, एफ को मैंने बोला था आप पढ़ो फिक्स 6, तो अपने आप एफ की वैल्यू कितनी हो गई, फटाफट बोलो 6। जी में 7 छुपा हुआ रहता है, जी जो लेटर है उसमें लास्ट का जो अमाउंट होता है, बताओ बेटा वो 7 जैसा ही दिखता है कि नहीं, बोलो। तो ये 7 है, जी में हमको याद रखने की जरूरत नहीं। या फिर बेटा वो G7 कंट्रीज जो तुमको पता होंगी, बोलो, वहां से भी याद रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा एच होता है, एच तो बताओ मेरे बच्चों कैसा दिखता है, जल्दी से बताएं, एच हमारा कैसा दिखता है, 8 के जैसा ही दिखता है, इसमें भी हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, एच की वैल्यू 8। आई, आई को मैंने बोला था पढ़ेंगे आई नो, तो आई नो पढ़ दो, क्लियर, बोलो, तो आई की वैल्यू 9। जे, जे में ज्योति का 10 आ रहा है कि नहीं, जे फॉर ज्योति, और ज्योति तो अब याद रहेगी कि नहीं, बोलो। और कुछ लोग तो बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे क्योंकि ज्योति उनके आसपास ही रहती है, तो उसकी वैल्यू 10 है, बोलो। चलो, इसके अलावा के को किंग्स 11 याद रख सकते हैं, यहां कोई दिक्कत नहीं है। एल तो बहुत अच्छे से याद रहता है क्योंकि लाइन को देख के क्या बच जाते हैं, फटाफट बोलो, 12 बच जाते हैं। एम को क्या पढ़ सकते हो, मैं तेरा तू मेरी, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। या मैंने आपसे बोला था इस एम को आप घुमा दो तो ये 3 तो बन ही जाएगा, बोलो। तो 3 जैसा तो दिख ही रहा है, लेकिन 3 तो वैल्यू सी की होती है, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फटाफट बोलो, 13। सेम बेटा डब्ल्यू, डब्ल्यू को भी घुमाओगे तो ये भी 3 बन जाएगा, लेकिन डब्ल्यू लास्ट वाला है इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फटाफट बोलो, 23। हम ऐसे याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोलो एम और डब्ल्यू की वैल्यू याद रख सकते हो कि नहीं। एन में तो बेटा 4 छुपा हुआ है, एन में 4 छुपा हुआ है, ये बिल्कुल 4 रोमन लेटर 14 के जैसा ही दिखता है, तो इसकी वैल्यू अपने आप ही क्या हो जाएगी, फटाफट बोलो, 14 हो जाएगी। ई ज्योति का ओ, ज्योति का ओ वैल्यू कितनी होगी, फटाफट बोलो, 15। या ऐसे याद रख सकते हो कि 15 साल के बच्चे को ORS पिलाते हैं, क्लियर है कि नहीं, बोलो। हाँ, 15 साल के बच्चे को ORS पिलाते हैं, तुम अपने बच्चे को 1 साल में पिला देना, मैं 15 साल के बच्चे को पिलाता हूं, ठीक है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, याद रहेगा, बोलो। चलें, तो ये बेटा ओ की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 15, हम याद रख सकते हैं। इसके अलावा बेटा हम याद करें ओ के बाद क्या आएगा, फटाफट बोलो, एस। तो एस तो बेटा 9 के जैसा ही दिखता है, एस 9 के जैसा दिख रहा है, तो एस की वैल्यू 19 हो जाएगी कि नहीं, बोलो। और T20 याद रहेगा कि नहीं,
तो टी की वैल्यू 20 याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या चाहो तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि एसटी एससी में 19-20 का फर्क होता है। क्लियर? बोलो। ये भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा हम बात करें बेटा आर और पी और क्यू की वैल्यू, तो मैंने बोला था P मतलब प्रिंस और Q मतलब क्वीन। बताओ बच्चों, मैंने आपसे बोला था आपका प्रिंस छोटा है और क्वीन बड़ी है, तो प्रिंस 16 साल का है, स्वीट 16 है, और क्वीन जो है वो क्या है, फटाफट बोलो। अरे नालायक, 17 साल की है। दोनों ही माइनर हैं, दोनों ही माइनर हैं, दोनों की ही शादी करा देना है हमको। क्लियर? बोलो। वोटिंग राइट कब मिलेगा? शादी के बाद। वोटिंग राइट कब मिलेगा? शादी के बाद। जब कितने साल के हो जाएंगे? फटाफट बोलो। 18। तो 18 वैल्यू किसकी हो गई? आर की हो गई। बोलो। और यहां यूवी की वैल्यू मैंने आपसे बोला था, याद रख सकते हो कि युवराज सिंह ने, बताओ मेरे यूवी ने कब क्रिकेट खेलना चालू किया था? जब उसकी उम्र कितनी थी? 21 और 22 की थी। इस तरह से याद रख सकते हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यू सबको याद ही होगी, 24, 25, 26। तो इस तरीके से हम 26 लेटर की वैल्यूज को याद रख सकते हैं। अपने कॉमन सेंस को याद रखकर एक कहानी की तरह याद रख लें तो बहुत जल्दी याद वैल्यू हो जाती है और गलत भी नहीं होती। बोलो। क्लियर? जैसे मैं आपसे बोलूं, बताओ मेरे बच्चों आई की वैल्यू क्या होगी, तो तुरंत याद आएगा आई नो 9। मैं बोलूं एम की वैल्यू कितनी होगी, तो सबको रहेगा मैं तेरा 13। मैं बोलूं यू की वैल्यू कितनी रहेगी, तो यू भी ने 21 साल में खेलना चालू किया था, 21। मैं बोलूं आर की वैल्यू क्या रहेगी, तो बोलोगे वोटिंग राइट 18 में मिलता है, 18। बोलो। एस की वैल्यू क्या रहेगी मेरे बच्चों? 19। पी की वैल्यू क्या रहेगी? प्रिंस कितने साल का था? 16 साल का। अब बच्चों क्या वैल्यूज याद हो गई? बोलो। तो हम वैल्यूज बहुत फटाफट याद रख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू याद हो गई हैं, इनके बेसिस पर हमको कोडिंग करना रहती है। लेकिन रिवर्स लेटर की वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं। इसके अलावा बेटा हाफ लेटर वैल्यू भी हो सकती है। हाफ लेटर वैल्यू मतलब ए को जेड लिखा जा सकता है, बी को वाई लिखा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट 13 और सेकंड 13 को बेस बना के कोडिंग की जा सकती है। तो रिवर्स लेटर अगर याद रखना हो, हाफ लेटर की वैल्यू, जैसे ए को जेड बोलना है, बी को वाई बोलना है, सी को एक्स, डी को डब्ल्यू, ई को वी, एफ को यू, जी को टी, एच को एस, आई को आर, जे को क्यू, के को पी, एल को ओ और एम को एन बोलना है। अगर ये वैल्यूज हमको याद करना है तो इनको बोलते हैं हाफ रिवर्स लेटर्स वैल्यू। ये कैसे याद होंगी? ये कैसे याद होंगी तो बताओ बच्चों, इसको भी याद करने के लिए मैंने आपको एक कहानी लिखवाई थी। क्या वो कहानी सबको याद है? बोलो। सर याद है। क्या याद है बताएं बेटा, मैंने क्या बोला था? अजीज नाम का एक क्या है? फटाफट बोलो। बॉय है, लड़का नहीं है, बॉय है। क्लियर? बोलो। आधी इंग्लिश आधी हिंदी। अजीज नाम का एक बॉय है जो क्या खाता था? फटाफट बोलो। क्रैक्स खाता था और क्या पीता था? ड्यू पीता था। ये अजीज के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। इससे हम कैसे याद रखेंगे? तो अजीज में ए और जेड याद रखना है, वाई में बी और वाई, क्रक्स में सी और एक्स, और ड्यू में डी और डब्ल्यू। क्लियर? बोलो। तो अजीज नाम का एक बॉय था जो क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था। उसकी एक फ्रेंड थी, क्या नाम था उसका? ईवी, जो फालतू थी पर अपने आप को क्या समझती थी? ग्रेट। क्यों ग्रेट समझती थी? क्योंकि वो हायर सेकेंडरी और इंडियन रेलवे क्या कर लिया था उसने? एग्जाम पास कर लिया था। इंडियन रेलवे पास करने के बाद मैडम क्या बन के आई? जंगल क्वीन बन के, कुर्ता पजामा पहन के कानपुर की सड़क पर अपने लव अजीज मेन के पास आई। अब अजीज यहां मेन हो गया बॉय से। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। क्या बोलने आई? लव यू बोलने आई। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? बोलो। तो स्टोरी रट गई होगी। अजीज नाम का एक बॉय था जो क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था। उसकी फ्रेंड का नाम ईवी था जो फालतू थी बट अपने आप को ग्रेट समझती थी क्योंकि वो हायर सेकेंडरी और
इंडियन रेलवे पास थी। एक दिन जंगल क्यून बन के कुर्ता पाजामा पहन के वो अपने अजीज मैन को लव यू बोलने आई। क्या ये सबको क्लियर है? बोलो। तो हम वैल्यू याद कर सकते हैं। अब मैं आपसे बोलूं, बताओ मेरे बच्चों, एफ की वैल्यू क्या होगी? एफ मींस फालतू। अरे एफ मींस फालतू, तो यू आ गया। क्लियर है कि नहीं? मैं बोलूं एच की वैल्यू तो हायर सेकेंडरी, आई की वैल्यू इंडियन रेलवे, जे की वैल्यू जंगल क्यून, के की वैल्यू कुर्ता पजामा कानपुर, कुछ भी याद रख सकते हो, एल की वैल्यू लव यू, एम की वैल्यू मैन, क्लियर, ईवी ड्यू क्रैक्स वाई और अजीज। याद हो गया? बोलो। तो देयर आर कोडिंग वर्ड जो हो सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा? कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे वो बोल रहे हैं कि कंप्यूटर को ये लिखा गया है, तो मेडिसिन को क्या लिखेंगे? ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि मेडिसिन की कोडिंग वर्ड क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर आपका दिया हुआ, और कंप्यूटर को उन्होंने लिखा है आर एफ यू वी क्यू एन पी सी। बोलो हेलो। आपको बेटा इनकी वैल्यू दिखना है। सबसे पहले तो सी की वैल्यू बताओ कितनी होती है, ये सोचना है, मन में ही सोचना है। सी की वैल्यू क्या होती है? जल्दी से बोलें। तो आर की वैल्यू क्या होती है? ओ की वैल्यू क्या होती है? एफ की वैल्यू कितनी होती है? एफ की वैल्यू 6, एम की वैल्यू 13, यू की वैल्यू, पी की वैल्यू, वी की वैल्यू, यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, टी की वैल्यू, एन की वैल्यू, ई की वैल्यू और पी की वैल्यू, सी की, आर की वैल्यू और सी की वैल्यू। अब आप इनको देख करके कोई कॉम्बिनेशन बना पा रहे हो क्या? देख लो एक बार, इनको देख करके कोई कोडिंग आपको दिख रही है क्या? बिल्कुल बेटा, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को चेंज कर दिया है, एक्सचेंज कर दिया, और बाकी सब में क्या कर दिया है? फटाफट बोलो। रिवर्स करके +1 कर रखा है। बोलो। रिवर्स करके +1 कर रखा है, दिख रहा है? बोलो। ई, ई को इन्होंने यहां लिखा है एफ, लेकिन क्या करके? फटाफट बोलो, +1। टी को इन्होंने यहां लिखा है यू, 21 लिखा है कि नहीं? बोलो। यू को भी लिखा है, समझ में आ गया? बोलो। तो नंबर लिखने से पोर्शन हमको दिख जाता है। इस तरीके से बेटा हम क्या कर सकते हैं? फटाफट बोलो, आंसर्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे सर कॉपी तो हमारे पास रहेगी नहीं, तो फिर हम कैसे देखेंगे? तो बेटा आपको केवल एक या दो लेटर के बारे में सोचना है, बाकी लेटर के बारे में नहीं सोचना है। जैसे सी यहां लिखा है और यहां आर लिखा था, तो सी और आर का रिलेशन नहीं हो सकता, तो आप तुरंत रिवर्स देख लो। तो रिवर्स देख रहे हो तो यहां पर आपको सी नजर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? बोलो। यहां आर लिखा था, आर यहां स्टार्टिंग में हो गया है। तो सबसे पहले तो यहां पर आ जाओ। अब आपको पूछा गया था मेडिसिन, मेडिसिन में पहले ई आना चाहिए, तो ऑप्शन या तो बी होगा, ऑप्शन या तो डी होगा। होगा कि नहीं? बोलो। इतना यहां से हमको समझ में आ गया। अब क्या करें? अब बेटा हम सेकंड लेटर को देखेंगे। सेकंड लेटर यहां पर है ओ। सेकंड लेटर यहां पर क्या है? फटाफट बोलो। ओ। और यहां पर है एफ।
इसका मतलब इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, तो इसका मतलब हम रिवर्स पे चलते हैं। अब जैसे ही आप ओ को देखोगे तो यहां पी आ रहा है, मतलब ओ के बाद नेक्स्ट लेटर यूज हुआ है पी, मतलब +1 का कॉम्बिनेशन है। क्लियर? बोलो हेलो। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहां पर बेटा हम देखेंगे हमारा लेटर था ई, ई को हम लास्ट में ले जाएंगे, तो ई की जगह क्या दिखना चाहिए, फटाफट बोलो, ई की जगह क्या दिखना चाहिए, एफ। तो एफ दोनों जगह दिख रहा है, अभी हमारा आंसर नहीं आया तो हम सेकंड वाले लेटर को सोचेंगे। यहां है एम, तो एम सॉरी यहां नेक्स्ट है हमारा डी, नेक्स्ट क्या है फटाफट बोलो, डी, डी की जगह क्या आना चाहिए मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ, ई, तो यहां ई आ रहा है जबकि यहां जे आ गया है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फटाफट बोलो, डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमको मिल गया, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, काम खत्म। क्लियर? बोलो। कई बार बेटा अपोजिट लेटर का आंसर आ जाता है, जैसे आपको दिया है RUCHI रुचि, रुचि को इन्होंने लिखा है IFXSR। अब इसको देखकर आपको तुरंत समझना चाहिए कि अपोजिट लिखा हुआ है। इंडियन रेलवे बोलो, फालतू, क्रैक्स, वेरी गुड, इंडियन रेलवे लिखा है कि नहीं? तो सारे बच्चे बताएं ए का अपोजिट क्या लिखूं, एन का अपोजिट क्या होगा, कुर्ता पजामा, इंडियन रेलवे, फालतू, ये आंसर हो गया। बोलो आ गया कि नहीं? बोलो। ग्रेट, बिल्कुल ग्रेट, क्लियर, बोलो बनेगा, करते हैं। तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा बेटा नंबर्स में भी कोडिंग हो सकती है, जैसे यहां दिया हुआ है RIPPLE, इसको इन्होंने लिखा है 6 1 3 3 8 2, फिर एक और बोला है LIFE, इसको इन्होंने लिखा है 8 1 9 2। तो सारे बच्चे पहले तो इसमें से कॉमन चीजें, दो लेटर जब भी देखा हो तो कॉमन वैल्यू देख लिया करो। ई की वैल्यू यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, मतलब ई को ये 2 लिख रहा है, मतलब हमारी कोडिंग अब नहीं लगेगी जो 1 2 3 वाली होती थी। ई की वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी होती है बच्चों, 5, लेकिन ये ई की वैल्यू 2 बोल रहे हैं तो हम ई की वैल्यू 2 ही लेंगे। और बताएं बेटा और कॉमन क्या दिख रहा है इसके अलावा, ई के अलावा बोले आई, आई की वैल्यू यहां 1 है, आई की वैल्यू यहां भी 1 है, इसका मतलब इन्होंने क्या कर रखा है बेटा, सबकी वैल्यू कैसी ले रखी, सेम। पी की वैल्यू इन्होंने 3 ले रखी है, आर की वैल्यू 6 हो गई, एल की वैल्यू 18 हो गई। अब बच्चों आपसे बोला गया था PILLER को क्या लिखेंगे, तो P की वैल्यू इन्होंने कितनी ले रखी है, जल्दी से बताएं, P की वैल्यू 3, I की वैल्यू 1, L की वैल्यू 8 8, E की वैल्यू 2 और R की वैल्यू 6। ये हमारी कोडिंग हो गई। आंसर ऐसा दिख रहा होगा, बताओ बेटा कौन सा वाला ऑप्शन सही था, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बोलो। क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि आपको कैलकुलेटर पेन कॉपी अलाउ नहीं है, तो कोडिंग में डीकोडिंग में इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होंगे। जैसे ये बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, रेन को क्या बोलते हैं, वाटर को क्या बोला है, एयर को क्या बोला है, क्लाउड को क्या बोलते हैं, स्काई को इन्होंने क्या लिखा है, और सी को इन्होंने क्या बोला है। और अब आपसे बोल रहे हैं व्हाई डू द एरोप्लेन फ्लाई, आपसे पूछ रहे हैं एरोप्लेन कहां उड़ेगा, तो आप सबको बेटा थोड़ा सा जनरल नॉलेज पता होना चाहिए। पहले तो बताओ एरोप्लेन कहां उड़ता है, सुनाई नहीं दिया मेरे बच्चों, जल्दी बोलो।
और स्काई को यहां पर क्या बोलते हैं, स्काई को यहां पर क्या बोलते हैं? तो आंसर हमारा क्या होगा, फटाफट बोलो। इट इज इजी, समझ में आया? बोलो। तो जीके लगाना है और जीके से कोडिंग पर जाना है। सेम यहां पर बोल रहे हैं, ऑरेंज को बोल रहे हैं लेमन, लेमन को बोल रहे हैं फ्लावर, फ्लावर बोल रहे हैं फिश है, और फिश को बोल रहे हैं टेल, और टेल को बोल रहे हैं पेन। अब आपसे बोल रहे हैं रोज को क्या बोलेंगे? तो पहले तो बताओ रोज क्या है, रोज क्या होता है? फ्लावर। और फ्लावर को क्या बोला गया है? इधर देखें, फ्लावर इज कॉल्ड इट। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, करते बनेगा, बोलो। ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्यों? क्योंकि आपको पेन कॉपी अलाउ नहीं, तो आप इन क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करें। क्लियर? इसके अलावा सब्स्टिट्यूशनल मेथड भी बेटा पूछी जा सकती है, इसके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे इसमें भी बेटा जनरली पेन कॉपी की जरूरत नहीं होगी, बस हमको यहां पर कॉमन चीजें देखना रहेगी। जैसे बोल रहे हैं राम एंड शिवम आर, लिखा गया है 1 2 3 5, मतलब राम एंड शिवम आर को इन्होंने लिखा 1 2 3 5, लेकिन मेरे को नहीं पता राम को 1 बोला है, 2 बोला है, 3 बोला। अभी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि राम का मतलब 1 है, नहीं, कोडिंग में इधर उधर कुछ भी हो सकता है। आगे बोल रहे हैं गोइंग फॉर अ वॉक, उसको इन्होंने लिखा है रिन 284। फिर बोल रहे हैं वॉक राम एंड गोलू, इसको इन्होंने लिखा है 1289। फिर बोल रहे हैं आर गोइंग फॉर एंड, इसको इन्होंने लिखा है 13 रिन 2। अब आपसे पूछेंगे कि बताओ एंड को क्या लिखा गया है, तो इस पूरे जगह पर, सभी जगह पर आपको सबसे पहले तो एंड वर्ड ढूंढना है, कॉमन वर्ड। तो एंड कहां कहां आ रहा है? एंड यहां आया है, और कहां एंड आया है? एंड यहां भी आया है, और कहां एंड आया है? जल्दी से बताएं। तीनों जगह पर कोडेड वर्ड में देखो कॉमन क्या दिख रहा है, तीनों जगह पर कोडेड वर्ड में देखो कॉमन क्या दिख रहा है, इन तीनों सेंटेंस में कॉमन क्या दिख रहा है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, तीनों जगह पर कॉमन क्या है, बोलें। बेटा यहां TWO2 है, जल्दी से बताएं। 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, और 1 यहां भी है। 2 कहां दिख रहा है बेटा? यहां TOO2 है और यहां पर TW है, तो 1 ही दिख रहा है। तो सारे बच्चे बताएं, तीनों जगह पर 1 कॉमन है और यहां एंड कॉमन है, इसका मतलब एंड को इन्होंने क्या लिखा होगा, बोलो। तो आंसर हो गया 1। क्लियर? फिर पूछे राम को क्या लिखा है? राम, सारे बच्चे देखें राम कहां कहां कॉमन दिख रहा है। राम यहां रहा, राम यहां भी है, दो स्टेटमेंट में राम कॉमन है। बताएं इन दोनों स्टेटमेंट में कॉमन वर्ड क्या है? जल्दी से बताएं, दोनों स्टेटमेंट में राम कॉमन वर्ड क्या है? 2 इज कॉमन। तो राम को क्या लिखा होगा इन्होंने? फटाफट बोलो, 2। इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आई थिंक सबसे बन जाना चाहिए, बनेंगे, बोलो। इसमें पेन कॉपी की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा कुछ सिंबॉलिक आंसर्स भी पूछे जा सकते हैं, जैसे बोल रहे हैं इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज $/ स्टार को का मतलब है शर्ट इज क्लीन, शर्ट इज क्लीन, बोलो। हेलो, फिर बोल रहे हैं @D और हैज का मतलब यहां दिया हुआ है क्लीन एंड नीट। फिर एक और दिया है क्वेश्चन मार्क का मतलब है यहां पर नीट पॉइंट।
आपसे बोला गया है देन व्हाट इज द कोड फॉर एंड, एंड क्यों क्या लिखा गया है। तो सारे बच्चे बताएं, मैं एंड की वैल्यू देखना चाहूं तो एंड तो एक ही जगह यूज हो रहा है कि नहीं, बोलो। तो सारे बच्चे बता सकते हैं एंड की वैल्यू क्या होगी। देखें बाकी लेटर तो सब जगह यूज हो रहे हैं, बताओ बेटा। ऊपर भी यूज हुआ है डॉलर और हैश, तो डॉलर हैश तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां एंड नहीं है। तो बताएं यहां पर कौन सा वर्ड होगा एंड का, वैल्यू क्या होगी, बोलो। डी होगी कि नहीं, बोलो। हेलो, ओके, लवली का कहना है समझ में आ गया है, बाकी बच्चों को समझ में नहीं आया क्या, केवल लवली को समझ में आया है क्या? वेरी गुड। एक और तरह की कोडिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपको कुछ वैल्यू निकालने का बोल सकते हैं। बोल रहे हैं 10, बोल रहे हैं 10 C4, फिर A, फिर लिखा हुआ है 4C4 B6, इसकी टोटल वैल्यू बताओ। इसमें बोल रहे हैं ए का मतलब प्लस है, ए का मतलब प्लस है, मतलब यहां प्लस लग जाएगा। बी का मतलब माइनस है, बी का मतलब माइनस है, मतलब यहां माइनस लग जाएगा। सी का मतलब मल्टीप्लाई है, सी का मतलब मल्टीप्लाई लगा देंगे। बस बच्चों यही हमारा क्वेश्चन था। तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 6। वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वैल्यू कितनी आ रही है 50। बच्चे बोल रहे हैं आंसर 50 हो गया। तो ये आंसर 50 हो गया। इस तरह के कोडिंग के क्वेश्चंस आएंगे तो क्या आपसे बन जाएंगे, बोलो। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर नंबर 4 कोडिंग और डिकोडिंग। समझ में आ गया। इसके बाद आ जाते हैं हमारे बेटा चैप्टर नंबर 5 में ड्राइंग कंक्लूजन एंड पैसेज। ये भी हमने पढ़ा था इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा बच्चों, एक पैसेज दिया रहेगा, पैसेज को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। पैसेज को पढ़ने के बाद आपसे वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, वो क्वेश्चंस जो पूछेंगे उन क्वेश्चन के आंसर आपको इन 5 ऑप्शन में देना रहेंगे। मैंने आपसे बोला था कि जब ये क्वेश्चन आप पढ़ो तो दिमाग का कचरा बाहर निकाल के पढ़ना, खुद का जनरल नॉलेज यहां मत लगाना। जैसा पैरा बोल रहा है वही आपके लिए 100% सही है। अगर इस पैरा के अंदर कुछ बात नहीं बोली गई है तो फिर आप भी कुछ मन से कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करोगे। समझ में आया, बोलो। जैसे पैराग्राफ में दिया है, मैंने आपसे बोला था कि गांधी जी के 2 बेटे थे, तो आपको 2 ही मानना है। ऐसा नहीं कि आपको पहले से पता है कि उनके तो 4 थे। खुद का दिमाग का कचरा नहीं डालना है। क्या ये बात समझ में आई, बोलो। हेलो। तो क्वेश्चन के आंसर कैसे देना है, क्वेश्चन में दिया गया था गांधी जी के 2 बेटे थे और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या गांधी जी के 2 बेटे थे, तो आपका आंसर होगा डेफिनेटली ट्रू थे। क्लियर, बोलो। मान लो पैराग्राफ में ये लिखा था गांधी जी के 2 बच्चे थे, बताया नहीं लड़का या लड़की। अब आपसे पूछ रहे हैं गांधी जी की 1 लड़की थी, तो सारे बच्चे बताओ। नहीं, डाटा इनएडिक्वेट नहीं, इट इज अ प्रोबेबिलिटी ट्रू, क्योंकि 2 बच्चों में 1 लड़का लड़की हो सकती है, बोलो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ट्रू। मतलब अगर कोई बात 100% आपको स्टेटमेंट में दिखाई दे रही है तो वो डेफिनेटली ट्रू होगी। अगर 50-50 के चांसेस बच रहे हैं तो वो आपकी क्या होगी, फटाफट बोलो, प्रोबेबली ट्रू होगी। सेम बेटा अगर कोई बात 100% गलत दिख रही है तो वो क्या हो जाएगा, फटाफट बोलो, फॉल्स हो, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। 50% फॉल्स दिख रहा है, 50% ट्रू दिख रहा है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बोलो, प्रोबेबली फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं गांधी जी का 1 बच्चा जो है बैंक में नौकरी करता था,
तो क्या मैंने ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी थी कि गांधी जी का बेटा बैंक में नौकरी करता है? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डाटा इनएडिक्वेट। इस तरीके से बेटा आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, पांचों के आंसर आपको देना है। जैसे यहां पर एक क्वेश्चंस में लेके आया हूं आपकी स्टडी मटेरियल का, वो हम सॉल्व कर लेते हैं। दिया था यहां पर, देखें, बोल रहे हैं द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO क्या चाहता है बेटा? हमने पहले से पढ़ रखा है, इसको मैं प्रॉपरली जल्दी से जल्दी फटाफट डील कर देता हूं। WHO हैज कॉल्ड इट इंप्रूव, वो इंप्रूव करना चाहता है डेंगू से रिलेटेड होने वाली डिसीजेस को कंट्रोल करना चाहता है। कैन बी कंट्रोल, उसका मानना है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैन बी कंट्रोल, 100% श्योरिटी नहीं है, कैन बी यूज हुआ है, कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बोल रहे हैं कि अगर हम 2 हफ्ते तक कुछ नेसेसरी स्टेप फॉलो कर लें। क्या स्टेप फॉलो कर लें? बोल रहे हैं कि जो मॉस्किटोज होते हैं उनकी ब्रीदिंग रोक दें, उनका ट्रांसमिशन साइकिल रोक दें, तो डेंगू को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए बेटा अलग एक डाटा दिया है, उसके लिए डेंगूज के लिए बेटा उन्होंने क्या किया है? डेंगू इज एक पावरफुल डिसीज है जो कि लोगों को होती है। उसके लिए उन्होंने पिछले 15 साल का डाटा इकट्ठा किया है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया से, जिन्होंने इसको इन्वायरमेंटल कुछ स्टैंडर्ड लिए थे, हेल्थ स्टैंडर्ड ड्यूरिंग अर्बनाइजेशन के थ्रू। मतलब लोग क्या कर रहे थे बेटा? साफ सफाई का ध्यान रख रहे थे, शहर के साइड शिफ्ट हो रहे थे गंदगी को छोड़ करके, उसको लेकर के इन्होंने बताया। और WHO ने इस रिपोर्ट्स में कुछ चीजें और बताई थी कि 2 तरह की बीमारी होती है, एक तो DHF और दूसरा DSS, जो मोर देन 2.5 पीपल को हुई थी। रिस्क होती है इसके अंदर, बोल रहे हैं 95% केसेस जो थे वो DHF के थे, जो अमंग्स द चिल्ड्रन लेस देन 15 ईयर्स में थे। ये हमको एक पूरा का पूरा यहां पर पैरा दिया हुआ था। इस पैरा को बेस बनाकर यहां पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन साउथ एशिया इज कंट्रोल्ड। क्या साउथ एशिया ने अर्बनाइजेशन के थ्रू इस डिसीज को कंट्रोल कर लिया है? ओवरब्रेक डिसीज द रिड्यूस, और डिसीज जो है वो रिड्यूस हुई है। तो सारे बच्चे बताओ क्या ऐसा हुआ है? नहीं। वर्ड यूज हुआ था कैन बी। कैन बी मतलब कंट्रोल हो सकती, 100% का जरूरी नहीं है। तो आंसर 50-50 सही है कि अर्बनाइजेशन के थ्रू क्वेश्चन बोल रहा था कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन 100% कंट्रोल हो ये जरूरी नहीं है। तो इट इज प्रोबेबली ट्रू। दूसरा क्वेश्चन बोला गया था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोई डाटा ही कलेक्ट नहीं किया। इट इज रॉन्ग। हमारा पैरा खुद बोल रहा है कि 15 साल का डाटा इकट्ठा किया उन्होंने। बोलो। तो आंसर हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स। फिर बोला गया है क्वेश्चन कि यूरोपियन कंट्रीज नो ओवरब्रेक डेंगूज इन रिसेंट पास्ट। रिसेंट पास्ट से पता चला कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर नो ओवरब्रेक ऑफ डेंगूज है। सारे बच्चे बताएं, यूरोपियन कंट्रीज का तो कहीं कुछ बोला ही नहीं है। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की इंफॉर्मेशन, यूरोपियन की तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा? फटाफट बोलो। डाटा इनएडिक्वेट। समझ में आया? बोलो। इसके अलावा बोल रहे थे ओवर द लास्ट डिसाइड साउथ एशियन कंट्रीज हैव नॉट सक्सेसफुली स्टॉप द मैकेनिज्म टू कॉम्बाइन ऑफ डेंगूज। बोल रहे हैं लास्ट 10 सालों में। बताएं सारे बच्चे, हमको लास्ट 15 साल का दिया था, साउथ ईस्ट एरिया की इंफॉर्मेशन दी थी। क्लियर हुआ कि नहीं? और ये लास्ट 10 सालों की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बोल रहे हैं। तो आंसर क्या हो गया? डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि वो 15 साल के अंदर की ही इंफॉर्मेशन हमको दे रहे हैं। एक और दिया था बेटा DSS, बोल रहे हैं एडल्ट अफेक्ट होते हैं। तो बेटा एडल्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सारे बच्चे बताओ। डाटा इनएडिक्वेट। इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये हमको एक पूरा पैसेज दिया रहेगा जिसको बेस बना के हमको क्वेश्चंस करना है। मैंने आपसे बोला था आपकी स्टडी में 3 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 2 मैंने करवाए थे, एक आपको करना था, शायद आपने कर लिया होगा। बोलो। तो ये था बेटा पैसेज को लेकर के क्वेश्चन। अगर ये आ जाए तो एग्जाम में मजा आ जाएंगे, क्योंकि हमको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, बस उसी को पढ़ करके आंसर्स देना है। समझ में आया? बोलो। इसके बाद अगर हम बात करें तो बेटा फिर आती है हमारी ड्राइंग इन्फ्रेंस।
सारे बच्चे बताएंगे। ड्राइंग इन्फ्रेंस को लेकर के क्वेश्चंस जब आता है तो आपको यहां भी क्या होगा, फटाफट बोलो, एक पैरा दिया रहेगा, बोलो। यहां भी आपके पास एक पैरा पूरा अवेलेबल होगा, जिसके बेसिस पर आपको इन्फ्रेंस को कंक्लूड करना है कि क्या उसका इन्फ्रेंस रहा होगा। मैंने आपको एक फोटो के थ्रू समझाया था कि बेटा देखो, पैरा देने की जगह में एक पिक्चर दे दूं आपको, पिक्चर के अंदर आपको पिक्चर देख करके आपको बताना है कि इसका इन्फ्रेंस क्या होगा, गैस करना है, गैसिंग करना है, अनुमान लगाना है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। क्लियर, बोलो। इन्फ्रेंस का मतलब होता है अनुमान लगाना, गैस करना। क्लियर, बोलो। हेलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां दिया है, व्हाट इज दिस वुमेन इज डूइंग। बताएं बेटा क्या कर रही है ये लेडी, बोले। फोन पे बात कर रही, तो पिक्चर देख के आपने अनुमान लगा लिया फोन पे बात कर रही, बोलो। आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। बताओ ये वुमेन कहां पर काम करती है, इसका एक क्वेश्चन बोला जाए तो आप बता सकते हो, कोई लॉ फर्म हो सकती है, आप सिचुएशन देखकर, फर्नीचर देख करके बोल सकते हो कि नहीं, बोलो। तो ऐसे क्वेश्चंस जब पूछे जाएंगे तो आपको उसके अंदर एक पूरा पैरा दिया रहेगा, और पैरा के अंदर आपको कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो बेसिकली बेटा ये चैप्टर मैंने आपसे बोला था कि एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर होना क्या चाहिए, आपसे लिखवाना चाहिए, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस आपको है नहीं। तो हो सकता है आपकी स्टडी मटेरियल के अंदर आपको वो खुद इन्फ्रेंस दे दें, और इन्फ्रेंस देख करके आपसे पूछें कि मोस्ट सुटेबल इन्फ्रेंस कौन सा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन में यहां पर ले रहा हूं, देखें दिया हुआ है यहां पर एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, पिक्चर की जगह आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा क्वेश्चंस के अंदर। पैराग्राफ में दिया है यहां पर, व्हेन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रोक आउट इन यूरोपियन 1939, द यूनाइटेड स्टेट was the major power without a propaganda agency। बोल रहे हैं कि जो यूरोप था वहां पर 1939 में विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार जो हुआ था, उसमें आपका जो यूएसए था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, यूएसए जो है, वो एक पावरफुल कंट्री थी विदाउट प्रोपोगेंडा एजेंसी। मतलब जो एजेंसी होती है लोग फैलाते थे कि जैसे बेटा कोई विश्व युद्ध हो रहा है, जैसे किसी को लड़ना है, वार करना है, युद्ध करना है, तो सबसे पहले तो एक प्रोपोगेंडा फैलाते हैं कि भाई हम क्यों वार कर रहे हैं, क्यों सामने वाले से झगड़े करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिका को चाइना पे हमला करना है, तो ट्रंप ने बोलना चालू कर दिया था कि इसके कारण से कोरोना फैला, इसके कारण से ये दूसरे देशों पर हमला कर रहा है, इसके कारण से हम इस पे हमला कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई, बोलो। हेलो। तो ये किस एक तरह से प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है। तो बेसिक क्या हो रहा था बेटा, वर्ल्ड वार सेकेंड के समय यूएसए एक पावरफुल कंट्री थी जो ये प्रोपोगेंडा फैला सकती थी कि द्वितीय विश्व युद्ध होना चाहिए, सेकेंड वर्ल्ड वार होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई, बोलो। हेलो। आगे क्या बोल रहे हैं, पढ़ें। बोल रहे हैं मोर इंपॉर्टेंट disputes provided the England and France, the USA had no plan create one। बोल रहे हैं इनके साथ, अमेरिका के साथ इंग्लैंड और फ्रांस भी थे जो इनको क्या दे कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। किसको, फटाफट बोलो, यूएसए को। सपोर्ट होने के बाद भी यूएसए के पास क्या नहीं था, कोई प्लान नहीं था कि प्रोपोगंडा कैसे फैलाया जाए, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। आगे बोल रहे हैं ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार वन, जब वर्ल्ड वार वन हुआ था, अ गवर्नमेंट बेस्ड ग्रुप नॉन एज अ कमेटी फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन हैड सक्सेसफुली स्ट्रिप अप टू पब्लिक फीलिंग अगेंस्ट द जर्मन अमेरिकन बिकॉज अमेरिकन वाज वॉर विद द जर्मनी। बोल रहे हैं जब वर्ल्ड वार वन हुआ था तो एक एजेंसी थी जिसने प्रोपोगंडा फैलाया था, जिसके कारण से वर्ल्ड वार क्या हुआ था, फटाफट बोलो, वन हुआ था। और चूंकि जर्मन जो थी वो भी किसके साथ में थी, फटाफट बोलो, अमेरिका के साथ में थी, इसलिए इनसे लोग
नफरत करने लग गए थे, फीलिंग हो गई थी बेटा, इनके अगेंस्ट चले गए थे, इन लोगों के अगेंस्ट चले गए थे, जिसका रिजल्ट क्या हुआ था? मेनी इनोसेंट जर्मन अमेरिकन सिटीजन जो थे बेटा, उनको निपटा दिया गया था, लीचिंग का पॉइंट होना पड़ रहा था, लोग उनको मार रहे थे, उनको अनादर कर रहे थे, लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। समझ में आया कि नहीं? बोलो। क्योंकि वर्ल्ड वार 1 के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा था? फटाफट बोलो। अमेरिकन और जर्मन को। बोल रहे हैं इन एडिशन a good portion American public still believe that the United States had been tricked into earning a World War I because the British propaganda. आगे बोल रहे हैं deceitful propaganda has a general there the little widespread support the government agency disputing when the Second World War broke out. बोल रहे हैं कि अगर एक कोई कमेटी बना दी जाए, जैसे कि वर्ल्ड वार 1 के समय ब्रिटेन ने प्रोपेगेंडा फैला करके क्या कर दिया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार कर दिया था, बेसिक सेकंड वर्ल्ड वार यदि करना है तो एक प्रोपेगेंडा फैलाना पड़ेगा, और वो फैलाएगा कौन? फटाफट बोलो। अमेरिकन पब्लिक। अगर अमेरिकन पब्लिक फैलाएगी तो क्या होगा बेटा? सेकंड वर्ल्ड वार हो सकता है, हो जाए। इसको लेकर के बेटा ये पूरा एक पैरा दिया हुआ है। समझ में आया? बोलो। हेलो। अब इस पूरे पैरा को पढ़ने के बाद यहां पर दो इन्फ्रेंस बताए गए हैं। इन्फ्रेंस क्या दिया गया है? पहला इन्फ्रेंस बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 द अमेरिकन पब्लिक वाज सस्पिशियस प्रोपेगेंडा नॉट इंक्लूड द सपोर्ट इट यूज द वर्ल्ड वॉर सेकेंड फर्स्ट इंटरप्टेड। बोल रहे हैं कि चूंकि वर्ल्ड वॉर 1 के समय कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण से अमेरिकन पब्लिक जो है वो डर रही है सेकेंड वर्ल्ड वार का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। क्या बच्चों ये इन्फ्रेंस आप सही मानते हो? बोलो। हेलो। क्यों डर रही है वो सेकेंड वर्ल्ड वार का इन्फ्रेंस करने के लिए, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए? क्यों डर रही है? फटाफट बोलो। अमेरिकन पब्लिक। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर गलत प्रोपेगेंडा जब फैलाया था तो बहुत सारे अमेरिकन जो बच्चे लोग ऐसे थे जिनको इसका अपोजिट इफेक्ट सहना पड़ा था। बोलो। लोग उनकी इज्जत नहीं कर रहे थे, उनका अनादर कर रहे थे, उनकी लीचिंग हो रही थी, बहुत सारी चीजें हुई थी। तो सारे बच्चे बताओ, क्या ये आपको इन्फ्रेंस सही दिख रहा है? अनुमान सही लग रहा है? बोलो। तो ये आंसर 1 हो जाएगा। सेकंड में तो सेकंड दिया है कि जर्मन गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा फैलाएगी, लेकिन लोग जर्मनी लोगों से बोल रहे हैं कि जर्मन सरकार जो जर्मन गवर्नमेंट है वो इसको फैला रही है, जिसके कारण से द्वितीय विश्व युद्ध हो सकता है, अमेरिकन जनता मतलब द्वितीय वर्ल्ड वार हो सकते हैं, इसके कारण से अमेरिकन जो है वो डर रहे हैं। तो बेटा जर्मन से अमेरिकन लोगों को कोई लेना देना नहीं है, अमेरिकन लोगों का खुद का नुकसान हुआ था जिसके कारण से वो प्रोपेगेंडा फैलाने से डर रहे हैं। तो बताएं बेटा ऑप्शन क्या, कौन सा वाला सही हो जाएगा? फटाफट बोलो। ए। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बच्चे उनका आंसर उस पैरा के अंदर ही दिया रहेगा, आपको उस पैरा को 2 या 3 बार पढ़ना पड़ेगा तो वो पैरा आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप आंसर दे सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। तो ये इन्फ्रेंस को लेकर के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन इन्फ्रेंस को लेकर के आए तो बन जाएंगे क्या? हेलो। चलें नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं मेरे बच्चों। टॉपिक 7 टॉपिक 8 नंबर टेस्ट सीक्वेंस एंड सीरीज। नंबर टेस्ट और सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा नंबर टेस्ट की। किसकी बात कर लें सबसे पहले? तो बच्चों नंबर टेस्ट, सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा इन दोनों टॉपिक को एक काम करते हैं हम साथ में ले लेते हैं। सर साथ में क्यों? क्योंकि लगभग दोनों सिमिलर ही हैं। क्या है? मैंने आपसे बोला था कि सबसे पहले तो बेटा आपको इस टॉपिक को अगर अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है तो 2 चीजें याद करना है। एक तो आपको स्क्वायर याद करना है 30 तक। बोलो। मैंने कुछ लॉजिक भी बताए थे स्क्वायर को याद करने के, लेकिन वो सब अब जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। दूसरा आपको क्यूब याद होना चाहिए, कम से कम कितने तक? फटाफट बोलो। 25 तक। 25 तक की क्यूब्स आपको याद करना है और स्क्वायर याद करना है। फिर आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो आपको एक सीरीज दी रहेगी,
सीरीज को देख करके आपको नेक्स्ट टर्म्स बताना रहती है। जैसे यहां दे रखा है 25, 22, 19, 16। अगर बेटा अगर आपकी डिक्रीज स्लोली हो रहा है, डिक्रीज स्लोली दिख रहा है, तो पक्का इन डिजिट के बीच में कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा। सारे बच्चे बताएं कितना कितना माइनस आपको दिखाई दे रहा है, बोले। तो -3 आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, बोलो। तो 16 में से -3 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 13। ये आंसर हो जाएगा। दूसरा, सडनली डिक्रीज दिखे, जैसे 100 से 50 हो गया, फिर 25 हो गया। सडनली डिक्रीज दिखाएगा डिवीजन को, कि कुछ ना कुछ डिवाइड किया जा रहा है। तो सारे बच्चे बताएं 100 डिवाइड बाय 2 किया होगा तो 50 आया होगा, 50 डिवाइड बाय 2 किया होगा तो 25 आएगा, 25 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 12.5। इसके अलावा बेटा स्लोली इंक्रीज हो सकता है कि 65, 68 हो गया, फिर 71 हो गया, तो ये हमारे एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। यहां +3 चल रहा है तो आप भी इसमें +3 कर देंगे, आंसर हो जाएगा 74। सडनली इंक्रीज डिवाइड बताएगा बेटा किसी मल्टीप्लिकेशन को। जैसे 8, 16, 32 हो गया है तो सारे बच्चों को दिख रहा है 2 से मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, तो बताएं नेक्स्ट सीरीज का आंसर क्या होगा, 64। इसके अलावा बेटा इंक्रीज जो है वो स्क्वायर भी बता सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। जैसे यहां दे रखा 2, 5, 10, 17, 26। तो सारे बच्चे बताएं 5, 2 और 5 में इधर देखें तो +3 दिख रहा है, इधर देखें तो +5 हो गया, मतलब ये प्लस का तो आंसर नहीं हो सकता। तो फिर हमको समझना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से भी कोई काम नहीं बन रहा है, तो मैं क्या करूं बताओ बेटा। मल्टीप्लिकेशन से एक काम यहां पर दिखाई दे रहा है कि हम एक काम कर सकते हैं। सारे बच्चों बताओ क्या काम कर दें, फटाफट फटाफट बोलो। स्क्वायर कर दें, और स्क्वायर में कितना प्लस कर दें, फटाफट बोलो, 1 प्लस कर दें, तो आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पर 1 का स्क्वायर +1 कर दें तो 1 हो गया, सॉरी 2 आ गया। 2 का स्क्वायर +1 कर देंगे तो 5 आ गया है। 3 का स्क्वायर +1 कर रहे हैं तो हमारा 7 आ रहा है कि नहीं, बोलो, हेलो। तो हमारे आंसर्स आ रहे हैं। दो तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, 1 स्क्वायर +1, 2 स्क्वायर +1, 3 स्क्वायर +1 10 आ गया, 4 स्क्वायर +1 17 हो जाएगा, 5 स्क्वायर +1 26 हो जाएगा, तो अब आएगा 6 स्क्वायर +1 तो कितना हो जाएगा, 37। ये आंसर आ गया स्क्वायर से भी। एक तरीका और है, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस 3 आ रहा है, इधर 7 आ रहा है, इधर 5 7 आ रहा है, इधर 9 आ रहा है, तो बताएं बेटा ये जो है ऑड नंबर हो गया कि नहीं, बोलो। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, 11 का होगा, तो आप 26 + 11 करेंगे तो भी आंसर 37 आ जाएगा। दो तरीके से मैंने आपको मेथड समझाई थी, बट स्क्वायर याद होगा तो बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्लियर, बोलो। क्यूब के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे आपको सीरीज दे रही 13 30 17 26 21 94 27 40, तो आपको जैसे ये देखोगे तो आपको क्यू नजर आ रहा है। ये 11 का क्यू आपको पता है कितना होता है, सारे बच्चे बताएं, 1331, जबकि यहां 30 लिखा है, मतलब -1 हुआ है, तो 11 का क्यू -1 है। यहां देखें 17 26 दिख रहा है, तो बेटा यहां पर 17 26 12 का क्यू होता है, 28 होता है, और यहाँ 26 लिखा है, मतलब यहाँ -2 हुआ है, फिर -3 हुआ है, फिर -4 हुआ है क्यू के बाद, तो यहाँ 15 का क्यू -5 होगा, तो आंसर हो जाएगा 3370। लेकिन ये कब बनेगा ये क्वेश्चन, अगर आपको क्या याद होगा फटाफट बोलो, तो फिर बेटा आपको ये सीरीज देखते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्यू का यूज हो रहा है, और इंक्रीज बहुत ज्यादा है तो तय है क्यू ही हुआ होगा। समझ में आया, बोलो। डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, जैसे 2 1 1/2 1/4 है, तो सारे बच्चों को पता है 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, बोलो, हेलो। एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है सीरीज के अंदर, क्या हो सकता है, एडिशन और हेलो सब्सट्रैक्शन हो सकता है, जैसे 7 10 8 11 9 12। देखें तो पहले सीरीज बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, फिर कम हुई, मतलब प्लस माइनस हो सकता है। तो यहां चल रहा है +3 -2 का कॉम्बिनेशन।
तो बस आपको नेक्स्ट निकालना है, तो -2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 10। आ जाएगा कि नहीं? अरे ये सामने सीरीज दिख रही नालायक। हाँ तो अभी ले रहे हैं मॉड्यूल के, पहले आप देख लो एक बार। क्लियर इतना? बोलो। चल, तो ये हमारा सीरीज का हो गया जी बच्चे। हाँ, पहले +3 हुआ, अब -2 होगा बच्चे। आपको नेक्स्ट निकालना ही कौन सा है? -2 के बाद वाली निकालना, फिर +3 होगा। तो आपसे एक ही पूछा है, उसके आगे थोड़ा ना जाना है। एक डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सीरीज का क्वेश्चन हो सकता है। डिफरेंट ऑफ डिफरेंस सीरीज के क्वेश्चन मैंने आपसे बोले थे, जैसे यहां दे रखा 2, 12, 30, 56, 90। अगर बच्चों हम यहाँ डिफरेंस निकालें इनके बीच का, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। क्या आ रहा डिफरेंस निकालने पर? यहाँ 10, यहाँ 18, यहाँ 26, यहाँ 34। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकालने पे कॉम्बिनेशन नहीं आया। तो एक काम करना, अगर यहाँ कुछ नहीं मिला तो एक बार और डिफरेंस निकाल लेना। तो एक बार और डिफरेंस निकाला तो हमारा आंसर आ गया 888। आ गया कि नहीं? बोलो। 10 और 18 को माइनस किया तो 8 बचा। 18 26 को माइनस किया, फिर 8 बचा। 26 34 को माइनस किया, 8 बचा। तो इसका मतलब है ये डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सीरीज है। तो नेक्स्ट में भी 8 बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए, तो यहाँ 42 होगा। तो 90 + 42 मतलब आंसर क्या होगा? 132। ये सीरीज कौन सी सीरीज कहलाती है? आपकी डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सीरीज। एक ही सीरीज भी होती है। एक दो सीरीज का कॉम्बिनेशन चल सकता है सर। दो सीरीज का कॉम्बिनेशन मतलब कैसे? जैसे यहां पर देखें 10, 15, 20, 30, 60, 90, 240। तो अगर आप यहां डिफरेंस देखोगे तो यहां मिल रहा है 5, यहां मिल रहा है 10, यहां मिल रहा है 10, यहां 30 हो गया। मतलब ये डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सीरीज से तो कुछ मर नहीं रहा। तो हम क्या करें? फर्स्ट का सेकंड के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, और फिर इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएं। मतलब दो सीरीज एक साथ चलाएं, तो शायद कुछ रूल्स बन सकता है। जैसे फर्स्ट का सेकंड के साथ 20 चाहिए, तो आपको पता है 10 × 2 करोगे तो ये 20 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बोलो। हेलो हेलो। सेम 15 × 2 करोगे तो ये 30 हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं? फिर आप देखें इसके बाद रूल्स बनाते जाएं तो आपका आ रहा है आंसर कि नहीं? बोलो। तो ये दो सीरीज का क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर 2 सीरीज चल रही हैं तो उसको बेस बना करके भी आंसर्स निकाले जा सकते हैं। मतलब अगर फर्स्ट का सेकंड के साथ नहीं मिल रहा है तो थर्ड के साथ कॉम्बिनेशन बना लो। तो दो सीरीज बना लो। इस सीरीज में दो कौन कौन सी हो जाएगी? एक सीरीज हो जाएगी 10, 20, 90। बोलो। अरे हाँ है ना। दूसरी सीरीज क्या हो जाएगी? 15, 30, 90 और नेक्स्ट बन जाएगी कि नहीं? बोलो। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आंसर्स आ जाएंगे। तो दो सीरीज भी हो सकती है एक सीरीज के अंदर। नेक्स्ट एक और सीरीज होती है बेटा जिसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज के अंदर बेटा आपको फर्स्ट को सेकंड के साथ जोड़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल 8 + 16 तो कितना आया? फटाफट बोलो। 10, 24। फिर 16 और 24 प्लस होगा, मतलब पहले ये प्लस हुआ फिर दूसरा वाला होगा। तो कितना आया आंसर? फटाफट बोलो। 40। अब 24 + 40 होगा तो नेक्स्ट आंसर क्या मिल गया? 64। अब 64 और 40 प्लस होगा तो नेक्स्ट आंसर कितना हो गया? 104। ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं? फटाफट बोलो। तो ये भी एक सीरीज हो सकती है। कैलकुलेशन ऐसे भी हो सकते हैं। तो इतने तरह की सीरीज हो सकती हैं, उसको लेकर के क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल में दिए। जैसे यहाँ एक सीरीज दे रखी 2, 1, 1/2, 1/4। सारे बच्चों को पता है ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। 1/2 का मल्टीप्लिकेशन है। तो नेक्स्ट आंसर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? बोलो। तो इधर हमारा आंसर 1/8 हो जाएगा। यहाँ देखें 7 से 10 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 11, 9, 12। सारे बच्चे बताएं। यहाँ तो आपको आंसर दिख रहा है। बताएं बच्चे बताएं। 7, 8, 9 तो अब क्या आएगा? फटाफट बोलो। 10 अल्टरनेटर।
इसके अलावा यहां दे रखा है 36, 34, 30, 28, 24, बताएं। -2 हो रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन दे रखा है 22, 21, 23, 24, 20, जल्दी से बताएं 23, इसका आंसर क्या होगा बोलो। 25। क्यों 25? क्यों सारे बच्चे बताएं 25 क्यों? वेरी गुड मेरे बच्चों, क्या ये करते बनेगा बोलो। तो इस तरह के क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखना कोडिंग डिकोडिंग के अंदर बेटा क्वेश्चन और सीरीज के अंदर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आएंगे। डिफिकल्ट क्यों नहीं आएंगे, उसका रीजन ये क्योंकि आपको कैलकुलेटर और पेपर पेन अलाउ नहीं है। तो सीरीज देखते ही आपको नेक्स्ट आंसर दिखेगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी। क्या ये सबको क्लियर है बोलो। तो ये था बेटा हमारा एक और टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा टॉपिक नंबर 9, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस के अंदर क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो मैंने आपसे बोला था कि इसके अंदर क्वेश्चंस जो होंगे वहां पर आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और साथ ही साथ 2 अजम्पशंस दिए जाएंगे। आपको स्टेटमेंट पढ़ के ये बताना है कि इन दोनों अजम्पशंस जो दिए गए हैं वो दोनों अजम्पशंस जो हैं वो स्टेटमेंट के अजम्पशंस को प्रूव करते हैं या नहीं करते हैं, मतलब वो अजम्पशन सही है या गलत है। बोलो क्लियर। हेलो हेलो मेरे बच्चों, समझ में आ रहा है? क्या बताना है मैंने आपसे बोला, फटाफट जल्दी जल्दी बताओ क्या बताना है आपको। अजम्पशंस सही है या अजम्पशंस गलत है, रॉन्ग है, ये आपको यहां पर बताना रहेगा प्रूव करके। सर इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेटा अगर आपका 2 अजम्पशन में से एक अजम्पशन सही है तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। आप बोलोगे अजम्पशन 1 इज इंप्लिसिट। इंप्लिसिट का मतलब होता है ट्रुथ, सही, क्लियर बोलो। अगर अजम्पशन सेकंड सही है तो आप बोलोगे सेकंड इंप्लिसिट है। अजम्पशन दोनों में से एक सही हो सकता है, या तो 1 या तो बी, मतलब 50-50 चांसेस लग रहा है, प्रोबेबिलिटी आपको दिख रही है। तो आप बोल के आओगे इधर फर्स्ट और इधर सेकंड। दोनों ही अजम्पशन गलत हैं तो आप बोलोगे नीदर फर्स्ट और नॉर सेकंड। क्लियर बोलो। और दोनों ही इंप्लिसिट नहीं है, दोनों इफ बोथ आर इंप्लिसिट, दोनों के दोनों ही सही हैं, तो फिर बताओ बेटा क्या बताओगे, ऑप्शन ई। तो ये 5 तरह के आपको आंसर्स दिए जाएंगे, ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से एक सही रहेगा, आपको टिक लगा के आना पड़ेगी। मैंने आपसे बोला था इस चैप्टर को सॉल्व करने का एक तरीका है, वो क्या है कि आप कुछ रूल याद कर लो। रूल क्या है, तो पहला रूल आपको याद रखना है, अजम्पशंस हमेशा ही इनडेफिनेट और पॉजिटिव है तो वो अजम्पशन सही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पिक्चर से आपको समझाया गया था कि एक लड़की को ऊपर उछाला जा रहा है, तो लड़की उछलते हुए क्या सोचेगी कि मैं नीचे गिर जाऊंगी, नेगेटिव सोचेगी कि पॉजिटिव सोचेगी, फटाफट बोलो। पॉजिटिव अजम्पशंस जो होगा वो हमेशा ट्रूथ होगा, नेगेटिव अजम्पशंस क्या होंगे फटाफट बोलो, रॉन्ग होंगे। क्लियर, समझ में आया बोलो। हेलो अवनी, लवली, मुस्कान, सबको समझ में आ रहा है बोलो। ओके, तो इस तरीके से समझना है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर आपके अजम्पशंस में ओनली, ईच, एनी, एवरी, ऑल ऐसे वर्ड यूज हुए हैं तो आपका अजम्पशन जो होगा वो रॉन्ग ही होगा, गलत होगा। एग्जाम्पल, जैसे स्टेटमेंट दिया है एवरीबडी लव रीडिंग एडवेंचर स्टोरी, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब इसके पीछे अजम्पशंस क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं एडवेंचर स्टोरी आर ओनली रीडिंग मटेरियल। कौन सा वर्ड यूज हुआ, ओनली। सारे बच्चे मेरे को बताओ क्या एडवेंचर स्टोरी अकेला ही रीडिंग मटेरियल होता है?
तो इट इज फॉल्स। एक्सप्लिसिट, क्लियर, बोलो। दूसरा दिया है नोबडी। अब देखो फिर से नो वर्ड यूज हुआ, नोबडी लव रीडिंग एनी अदर मटेरियल। निगेटिव सेंटेंस, बताओ बच्चों निगेटिव सेंटेंस हमेशा ही क्या होगा, फटाफट बोलो। तो आंसर क्या हो गया, जल्दी से बताएं। नीदर वन और नीदर टू, दोनों ही क्या है, फटाफट बोलो। एक्सप्लिसिट है, गलत है। दोनों के दोनों इंप्लिसिट नहीं है, क्लियर, बोलो। ये आंसर हो जाए। लेकिन अगर बोलते हैं, अगर आपके स्टेटमेंट में वर्ड यूज हुआ है लार्ज, सम, एक्सटेंड, मेनी, ऐसे वर्ड यूज हुए हैं, अगर ये वर्ड यूज हो रहे हैं तो आपका अजम्पशन हमेशा क्या होगा, फटाफट बोलो। इंप्लिसिट होगा, ट्रू होगा, ट्रू होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां एक दिया गया है एग्जाम्पल, बोल रहे हैं अ वार्निंग इन ट्रेन कंपार्टमेंट दिया है टू स्टॉप द ट्रेन, पुल चेन, पेनल्टी फॉर द इंप्रूव ऑफ यूज ऑफ ₹500। अब ये दिया हुआ है, सारे बच्चे मेरे को बताएं क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन, जल्दी से बताएं क्या बोलना चाहता है यहां पर क्वेश्चन, फटाफट बोलें। कि ट्रेन का जो कंपोनेंट सॉरी ट्रेन का जो हमारा कंपार्टमेंट होता है, बताओ बेटा, उसके अंदर एक ट्रेन, इस ट्रेन को रोकने के लिए एक चेन लगी हुई होती है जिसको पुल करते हैं, क्लियर, बोलो। और उसके नीचे ये भी लिखा है कि बेटा अगर आप पेनल्टी रहेगी अगर आप पुल करोगे तो कितने रुपए की, फटाफट बोलो, 500 की। अब इसके पीछे कुछ आंसर बोल रहे हैं, अजम्पशन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं यहां पर 500 रुपए की पेनल्टी के बारे में क्यों बोल रहे हैं कि सम पीपल मिस यूज द अलार्म चेन, क्योंकि कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो यूज करते हैं। वर्ड कौन सा यूज हुआ, फटाफट बोलो, सम। सम, तो एक्चुअल में कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो इसका मिसयूज करते हैं, इसलिए पेनल्टी डाली गई, बोलो। सम वर्ड यूज हुआ, बताओ मेरे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, जोर से बोलो। ट्रू, क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। दूसरा बोल रहे हैं ऑन सर्टेन, सर्टेन का मतलब भी बेटा क्या होता है, सम ही होता है, बोलो। On certain occasion, people may want to stop the running the train, क्लियर है कि नहीं, बोलो। तो यहां भी सम वर्ड यूज हो रहा है, सारे बच्चे बताएं दोनों में सम वर्ड यूज हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, ऑप्शन ए। तो ये वर्ड को याद कर लें तो बेटा हमको बहुत जल्दी आंसर्स दे पाएंगे, नहीं तो हमको उनको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके अजम्पशंस क्लियर होंगे। समझ में आया, बोलो। इसके अलावा जी बेटा, सी क्यों नहीं हो सकता है बेटा, क्योंकि बेटा दोनों ही सही है, दोनों में से एक सही नहीं है, दोनों के दोनों ही क्या है, फटाफट बोलो, करेक्ट है। समझ में आया, बोलो। क्योंकि दो रीजन ही होते हैं, देखो चेन क्यों लगाई, ताकि बेटा कुछ लोगों को एक्चुअल में जरूरत होती है ट्रेन को खड़ा करने के लिए, एक्चुअल जरूरी हो सकता है, बोलो। नहीं तो ट्रेन में चेन लगाते नहीं। 500 रुपए की पेनल्टी क्यों लिखी, वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग मिसयूज करते हैं, मिसयूज ना करें इसलिए लिखी। तो दोनों ही सही, समझ में आया, बोलो। इतना क्लियर हो गया बच्चों, हेलो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, फिफ्थ देखें, बोल रहे हैं कि अगर कोई मैसेज एडवर्टीजमेंट या नोटिस या अपील के थ्रू दिया जा रहा है तो वो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू मान लो, क्यों, क्योंकि उसके अजम्पशंस बेटा पॉजिटिव मान करके ट्रू मान लो। जैसे फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं रीड द नोटिस बिफोर एंटरिंग द क्लब, क्लब के अंदर आने से पहले एक नोटिस पढ़ो। अब नोटिस की बात हुई है तो नोटिस से रिलेटेड अजम्पशंस बेटा हमेशा सही मानना है। जैसे बोल रहे हैं पीपल आर लिटरेट, सारे लोग जो आएंगे वो पढ़े लिखे होंगे, अजम्पशन यही माना जाएगा, ऐसा नहीं माना जाएगा कि कुछ इलिटरेट आएंगे, बोलो। साथ ही साथ ये भी माना जाएगा कि क्लब जो है वो ब्लाइंड पर्सन के लिए नहीं है, बिल्कुल सही मान लिया जाएगा, क्योंकि नोटिस पढ़ के बोलने का बोला गया है। समझ में आ रहा कि नहीं, तो बोथ आर ट्रू,
आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट है, बताएं बेटा आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर? इसके अलावा बोल रहे हैं कि कोई सोशल वेलफेयर के लिए कोई गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है तो उसके अजम्पशन भी हमेशा इम्प्लिसिट या ट्रू माने जाएंगे। समझ में आया? बोलो। सोशल वेलफेयर को लेकर के कोई पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ने तो वो भी क्या मान ली जाएगी? फटाफट बोलो, ट्रू मान ली जाएगी। जैसे क्वेश्चन इज सेइंग द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट अ 4000 प्राइमरी स्कूल टीचर ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अजम्पशंस क्या है इसके पीछे? बोल रहे हैं there are enough school in the state accommodate 1000 additional primary school teacher. The eligible candidate may not be interested to apply the government no finally appointment large number of school teacher. बताएं बच्चों, दोनों में से आपको दिखाई दे रहा होगा, सारे बच्चे बताएं नेगेटिव सेंटेंस हमेशा वेलफेयर नोटिस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कोई नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे यहां पर नो या नॉट वर्ड यूज हुआ है, सारे बच्चे मेरे को बताओ इट इज ऑलवेज क्या होगा? फटाफट बोलो। फॉल्स होगा, एक्सप्लिसिट होगा। लेकिन 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 पॉजिटिव गोइंग वाला सेंटेंस जो होगा, बताओ बेटा वो क्या होगा? फटाफट बोलो। इम्प्लिसिट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बोलो। इसी की तरह से बेटा आपके अजम्पशन में पास्ट या फ्यूचर वर्ड यूज हुआ है तो हमेशा मान के चलना वो फॉल्स ही होगा, एक्सप्लिसिट मतलब फॉल्स होगा। बोलो, याद रहेगा। आपके अजम्पशंस में कोई ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट दी गई है, रिक्वेस्ट दी गई है, समझ में आया कि नहीं? बोलो। तो वो इम्प्लिसिट मानना है, ट्रू मानना है? कोई ऑर्डर है, रिक्वेस्ट की बात की जा रही है, या कोई सजेशन दे रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं आपने CSET ज्वाइन किया तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूं अपना नाहटा ज्वाइन कर लो, तो क्या मानोगे? फटाफट बोलो। अजम्पशन इज ट्रू, इम्प्लिसिट। क्लियर? बोलो। सेम बेटा, लेकिन रीस्टेटमेंट अगर है तो नेवर इम्प्लिसिट, रीस्टेटमेंट हमेशा ही फॉल्स होगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। सेम कंपैरिजंस हैं तो वो भी हमेशा क्या होंगे? फटाफट बोलो, फॉल्स माने जाएंगे। ये भी बात याद रखना है। अगर ये रूल याद कर लेते हो बच्चों तो आपसे इस चैप्टर को सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे मैं एक दो क्वेश्चंस यहां पर लेके आया हूं, सारे बच्चे बताएंगे। पहला स्टेटमेंट यहां दिया है कि एक बिग रिटेल स्टोर है जिस पर अटैक किया है वेजिटेबल वेंडर ने अमृतसर में। अब इसके पीछे अजम्पशंस दो दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। बोल रहे हैं एक तो क्या दिया है कि स्टोर पर अफेक्टेड हो रहे थे लाइववुड लोकल वेजिटेबल वेंडर जो थे बेटा, वो अफेक्टेड हो रहे थे, इसके कारण से उस पर अटैक हुआ है। और दूसरा यहाँ दिया हुआ है बेटा थिकी पॉपुलेशन एरिया था इसलिए अटैक हुआ है। सारे बच्चे मेरे को बताओ इन दोनों में से कौन सा आपको पॉजिटिव दिख रहा है? जल्दी से बोलें। तो स्टेटमेंट वन इज सही है, तो बताएं बेटा आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्टेटमेंट वन। दूसरा दिया है एक नोटिस दिया गया है, प्लीज स्विच ऑफ द मोबाइल फोन व्हाइल यू आर इन द थिएटर। ये नोटिस लगा है, सारे बच्चे बताएं नोटिस लगा है तो इसके पीछे पॉजिटिव ही रहा होगा। बोलो। बोल रहे एवरी व्यूअर हु इंटर टू थिएटर कीप्स द मोबाइल फोन। दूसरा दिया है स्विच ऑन द मोबाइल फोन्स माइट डिस्ट्रैक्ट द परफॉर्मर। बताएं बच्चों इन दोनों में से कौन सा वाला सही होगा? यहां एवरी वर्ड यूज हुआ है, सारे बच्चे बताएं जिसके साथ एवरी ऑल ए वर्ड यूज होते हैं वो हमेशा क्या हो जाता है? जल्दी से बोलो। तो सारे बच्चे बताएं कौन सा वाला सही होगा? क्लियर? बोलो। इसके बाद फिर से यहां दिया है इफ यू ट्रबल मी आई विल स्लैप यू। एक मदर ने अपने चाइल्ड से बोला, बच्चे से बोला, क्यों बोला होगा? सारे बच्चे बताएं ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया होगा? ऑर्डर दिया है, क्यों दिया होगा? सारे बच्चे बताओ। वार्निंग है कि भैया
स्टॉप कर दो परेशान करना। क्लियर? बोलो। तो जब ऑर्डर दिया जा रहा है किसी को वार्न करने के लिए तो वो स्टेटमेंट क्या माना जाएगा? फटाफट बोलो। ट्रू। लेकिन यहां ऑल वर्ड यूज हुआ है, सारे बच्चे बताएं, एवरी, ऑल, कुछ भी वर्ड यूज होता है वो स्टेटमेंट क्या हो जाता है? कौन सा वाला सही है? फटाफट बोलो। ओनली assumption इज इम्प्लीसिट। ये आंसर हो गया। इस तरह से बेटा आपको आंसर देना है। क्या आप आंसर दे पाओगे अगर ये रूल याद है तो? बोलो। दैट इज अ चैप्टर रिलेटेड टू, फटाफट बोलो कौन सा हमारा? assumptions। और ये हमारे लॉजिकल रीजनिंग वाले चैप्टर खत्म हो गए। अब चालू हो रही है आपकी वर्बल रीजनिंग। बिल्कुल बेटा, मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपसे पहले ही वादा कर चुका हूं, चिंता मत करो, पीडीएफ आपके नोट्स आपके पास होंगे। क्लियर? ब्रेक दे दो, ब्रेक दे दो। क्यों भैया, क्यों ब्रेक की जरूरत पड़ गई? दोनों ही खत्म हो रही हैं। ठीक, बस आज ही खत्म करूंगा मैं, कल तक लेके थोड़ी ना जाऊंगा इसको। चलें, तो अभी फिर ब्रेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वापस से आपके ग्रुप में मैसेज आएगा। हाँ, अभी बेटा कितने घंटे हो गए? बस। तो अब बेटा वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो एक काम करते हैं, या तो इसको अपन आज कवर कर लेते हैं, आज ही कर लें कि कल करना है, क्या करना है? तो ठीक है, नाइट में करते हैं। नाइट में कर ले, नाइट में। ठीक है, ठीक है बेटा, शाम को भेजता हूँ, फिर बाकी की लिंक शाम को भेजता हूँ। ओके। अरे बेटा मैं तो पूरा पढ़ा दूंगा।